GERD, gastritis, peptic ulcer, uh, gastric ulcer, duodenal ulcer, and dumping syndrome. Okay, so let's do a quick revision of our previous class. What do you mean by GERD? Yes, backflow of the gastric content. Esophagus में आएंगे. What are the complications of GERD? Esophagitis, inflammation of esophagus lining, પછી esophageal ulcer પણ થઈ શકે છે કેમ કે gastric secretion upward આવશે તો એના લીધે ulcer થઈ શકે છે. esophageal strictures એના જે ઓપનિંગ છે esophagus તો એ narrowing જાય છે અને સાથે સાથે જ્યારે gastric ulcer aspirate કરી જાય lungs માં તો એના લીધે aspiration of pneumonia પણ થઈ શકે છે. પછી અપર ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ બ્લીડિંગ પણ થઈ શકે છે અને એના જ્યારે બ્લીડિંગ થશે તો એના લીધે એનિમિયા જોવા મળશે. Okay. And cancer પણ થઈ શકે કેન્સર છે. esophageal. Yes, online students, what are the complications of GERD? No one has find it out. Inflammation of esophagus. Yes, बैकफ्लो की वजह से लाइनिंग इरिटेट हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो इसोफेजाइटिस होगा. देन एसिडिक कंटेंट है तो अल्सर्स हो जाएंगे, सो इसोफेजियल अल्सर्स भी हो सकते हैं. वो अल्सर्स ब्लीड भी कर सकते हैं तो ब्लीडिंग भी होगा. अब अगर पेशेंट को रिफ्लक्स बहुत ज्यादा फेरिंग्स तक आ रहा है तो पॉसिबिलिटीज है कि वो एस्पिरेट भी कर सकता है पेशेंट, तो एस्पिरेशन न्यूमोनिया भी होगा. एंड अगर कंटिन्यूअसली जीईआरडी रहेगा पेशेंट को तो बार बार फ्रीक्वेंट क्रोनिक इरिटेशन की वजह से कैंसर्स भी हो सकता है, मैलिग्नेंट अल्सर्स हो जाएगी विच कैन कन्वर्टेड इनटू द कैंसर मैलिग्नेंसी. सो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं. रिफ्लक्स क्यों होता है? जीईआरडी में रिफ्लक्स होता क्यों है? व्हाट आर द कॉजेस? यस, एलईएस कार्डियक स्पिंजर है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है. पायलोरिक स्टेनोसिस है मतलब वो ओपन नहीं हो रहा है पायलोरिक स्पिंचर, एंड मोटिलिटी भी डिक्रीज हो गई है. ओबेसिटी और जो ओवरवेट है उनमें ये सबसे ज्यादा रिस्क है. साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे जीआरडी है तो? Heartburn, epigastric pain, chest pain. Dyspepsia. What do you mean by dyspepsia? Inadequate secretion of pepsin. Abnormal secretion or decreased secretion of pepsin which leads to indigestion. So heartburn, epigastric pain, chest pain होगा, voice hoarseness होगा, dry cough especially during night. Then dyspepsia होगा, nausea, regurgitation, pain and difficulty in swallowing. That is odinophagia and dysphagia. Odinophagia means pain and dysphagia मतलब difficulty. Globus, what is globus? Yes, patient will feel that something has been stuck in his throat. Then hypersalivation होगा. Okay, interventions क्या कर सकते हैं हम? चलो. Okay, online students. Online students. Okay, lifestyle changes में क्या changes करेंगे? कैफीन, डीकैफ दोनों नहीं ले सकता. चॉकलेट अवॉइड करनी है. स्पाइसी एंड सीजन, मसालेदार भी नहीं खाना है, तीखा भी नहीं खाना है. देन हाई फैट फूड अवॉइड करना है. देन टोमेटोज एंड वो सब सिट्रेट्स, नाइट्रेट्स, ये सारे जो इरिटेट कर सकते हैं, पेपरमिंट, वो सब कुछ अवॉइड करना है. सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, वो सब कुछ अवॉइड करना है. ओके, देन हाई फाइबर डाइट देना है सो मोटिलिटी इंक्रीज होके एम्प्टी हो जाए. ओके, सोने के वक्त कैसे पेशेंट सो जाएगा? अपराइट पोजीशन, पिलोज लेके हेड ऑफ द बेड एलिवेट करके, इमीडिएटली खाने के बाद लाई डाउन नहीं करना है, बेंड ओवर नहीं होना है. सो ये सारे पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने होंगे. मेडिकेशंस कौन सी दे सकते हैं हम?
ओके, एंटीकोलिनर्जिक्स એ ડીલે અવોઇડ કરની है, એનાથી ડીલે થાય તો એ અવોઇડ કરવાની. ओके ओके, सो हम इन शॉर्ट एनसेड्स एंटीकोलिनर्जिक वो अवॉइड करनी है. मेडिसिन के लिए एसिडिटी होगी, एसिड रिफ्लक्स होगा तो एंटासिड्स देंगे, पीपीआई देंगे, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे. सो ये सारी मेडिकेशंस हो सकती है. पेशेंट को बोलना है 3 लार्ज मील्स लेना है पेशेंट को, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेनी है. लार्ज मील्स की वजह से ओवर डिस्टेंशन हो सकता है एंड बैकफ्लो हो सकता है. ओके, ये सब ट्राई कर लिया. लास्ट में क्या करेंगे? विच सर्जरी? फंड डुप्लीकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय फंड डुप्लीकेशन? यस, सो जो स्टमक का फंडस है उसको रैप कर देते हैं सराउंडिंग द इसोफेगस. कैसे करेंगे? एंडोस्कोपी से, लेप्रोस्कोपी से, पूरा एब्डोमिनल इंसिजन करके कैसे करेंगे? दोनों क्या अलग अलग है? Laparoscopy. लेप्रोस्कोपी से सिर्फ एक होल क्रिएट करके लेप्रोस्कोप इंसर्ट करके डॉक्टर्स रैप कर सकते हैं. देयर इज नो नीड ऑफ होल इंसिजन. ओके, फिर हमने देखा गैस्ट्राइटिस. गैस्ट्राइटिस मींस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गैस्ट्राइटिस मींस Inflammation of stomach. इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक. Infla- अब उसके यस उसके दो टाइप्स है, एक्यूट एंड क्रोनिक. एक्यूट मींस एंड इट इज आल्सो फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सडनली होगा, शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, उसको हम एक्यूट बोलते हैं. क्रोनिक मींस ओके, इट विल टेक टाइम टू हील एंड वो भी ग्रेजुअली डेवलप होगा. आपके पास दो पेशेंट है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस वाला है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस वाला है. विच इज योर प्रायोरिटी पेशेंट? acute. Have you completed the prioritization? Back sure. Okay, why acute? क्रोनिक ज्यादा खतरनाक नहीं होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, why you have selected acute? क्रोनिक में आपने केयर नहीं करी सकी, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा. यस, प्रायोरिटाइजेशन का रूल है एक्यूट बीट्स क्रोनिक. क्रोनिक रातों रात हम ठीक करने वाले नहीं है, एक्यूट अगर ट्राई करेंगे तो ठीक हो जाएगा. दैट इज व्हाई एक्यूट इज अवर प्रायोरिटी पेशेंट. दिस इज द रैशनल. सो ये रूल्स याद रखने हैं. अगर एक्यूट गैस्ट्राइटिस किसकी वजह से होता है? सो कुछ कंटेमिनेटेड फूड खा लिया है, हाईली सीजन मसालेदार फूड है, देन स्पाइसी फूड है, एस्पिरिन ओवर यूज हो गया है, एनसेड्स का ओवर यूज हो गया है, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, बाइल रिफ्लक्स हो रहा है, देन रेडिएशन थेरेपी. ये सारे रीजंस की वजह से एक्यूट गैस्ट्राइटिस होगा. व्हाट विल बी द साइन एंड सिम्टम्स इन एक्यूट गैस्ट्राइटिस? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट को, इन्फ्लेमेशन हो गया इसीलिए, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, हेडेक होगा, हिकअपिंग होगा, रिफ्लक्स और डिस्पेप्सिया. पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में एब्डोमिनल पेन होगा इन्फ्लेमेशन की वजह से. क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बिनाइन भी होता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है, बिकॉज गैस्ट्राइटिस इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन की वजह से अल्सर्स हो जाएंगे. अगर वो हील नहीं हुआ तो फिर उसकी वजह से कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है. एंड वो क्यों होता है? सबसे कॉमन रीजन क्या है? एच पाइलोरी इन्फेक्शन. बिकॉज वो जल्दी क्योर नहीं होता, उसमें पेशेंट को बहुत सीवियर ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है एंटीबायोटिक की. फिर कुछ ऑटो इम्यून डिजीज है, डाइटरी फैक्टर्स. उसका डाइट ही ऐसा है कि एवरी डे, मतलब उनका डाइट कंजप्शन ही पेशेंट का ऐसा है कि स्पाइसी या मसालेदार ज्यादा खाता है. कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन लॉन्ग टर्म से चल रही है, अल्कोहल कंजप्शन है, स्मोकिंग है, फ्रीक्वेंटली रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है. सो हमने देखा था कि ईसोफेजाइटिस हो सकता है, सो रिफ्लक्स की वजह से, एसिड सिक्रीशन की वजह से गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है. व्हाट विल बी द साइन एंड सिम्टम्स इन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस? एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग. सिम्टम्स सेम होंगे, पेशेंट को पेन होगा, सब कुछ होगा, हार्ट बर्न भी होगा ईटिंग के बाद. देन एक अलग चीज है, दैट इज belching. व्हाट इज दैट? बर्पिंग लाइक. गुजराती में बोलो, आपको सिर्फ समझना है, आपको किसी को समझाना नहीं है. व्हाट इज belching?
What is belching? Online students, what is belching? Burping, like Like, sour, acidic. ओके सो सावर बर्प्स करेगा पेशेंट अपने जगह खाटा उड़कर आवे सो आफ्टर बेल्चिंग देयर विल बी सावर टेस्ट इन द माउथ एंड क्रोनिक है लंबे टाइम से इन्फ्लेमेशन है तो फिर विटामिन बी 12 का जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो नहीं होगा देयर विल बी विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी इसमें इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमने सारे कॉजेस देख लिए कि इसकी वजह से होता है सो वो सारे मॉडिफाई करेंगे पेशेंट को बोलेंगे ये सब चीजें अवॉइड करनी है फिर हमने देखा कि एस्पिरिन एनसेड की वजह से क्रोनिक होता है तो वो सब अवॉइड करना है अगर पेशेंट को एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो प्रॉपर एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट लेनी होगी सो ये सारे हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देख लिए फिर गैस्ट्राइटिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी होती है लाइक हेमरेज हीमेटेमेसिस होगा बिकॉज हेमरेज हो जाएगा देन टैकीकार्डिया ब्लीडिंग होगा तो ऑब्वियसली वाइटल साइंस चेंज होंगे हाइपोटेंशन टैकीकार्डिया एंड टैकीपनिया होगा सो ये सारी चीजें मॉनिटर करेंगे हम देन पेशेंट को मेडिसिन देंगे मेडिसिन कैसे एंटासिड्स देनी होगी एंटासिड्स H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पीपीआईज एंड जो एंटीबायोटिक एच पाइलोरी के लिए है वो देनी होगी कैन वी डू सर्जरी देयर इज नो नीड ऑफ सर्जरी इसमें सर्जरी करने की जरूरत नहीं है सो इससे ही मैनेज करना होगा अगर विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी है तो उसके भी सप्लीमेंट्स देने होंगे आप ओरल दोगे विटामिन बी 12 इंजेक्शन आईवी आईएम कोई भी बट ओरल नहीं दे सकते एब्जॉर्प्शन नहीं होगा सो ऑलवेज यू हैव टू रीड द क्वेश्चन में पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है एक्यूट है क्रोनिक है सिम्टम्स अलग अलग होंगे उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट है अगर एक्यूट है तो उसको विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी नहीं होगी सो देयर इज नो नीड टू सिलेक्ट दैट ऑप्शन सो प्रॉपरली रीड करो फिर ऐसा नहीं कि हाँ हमने पढ़ा था विटामिन डेफिशिएंसी होती है बट ये पेशेंट को है ही नहीं सो अननेसेसरीली क्यों देना है ओके फिर हमने देखा पेप्टिक अल्सर डिजीज मीन्स Okay, online students, what is peptic ulcer disease? Online students, what is peptic ulcer disease? Ulceration in the GI system. GI system, especially esophagus, stomach and Stomach, duodenum. pylorus. हाँ, so ये इसमें होगा अगर जो भी मतलब लोकेशन पर अल्सर्स होंगे हम उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखेंगे इसोफेजियल अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर डिओडिनल अल्सर सो फर्स्ट हम देखेंगे गैस्ट्रिक अल्सर्स अल्सरेशन दैट हैपन इन द जीआई म्यूकोजा क्यों होता है रिस्क फैक्टर्स क्या है स्मोकिंग यस spicy food seasoned food NSAIDs yes smoking yes history of family history हाँ फैमिली हिस्ट्री में अल्सर्स और उसका प्रॉब्लम है तो उसको भी रिस्क है एच पाइलोरी इन्फेक्शन है फिर एनसेड स्मोकिंग सब आ गया अल्कोहल कंजप्शन की वजह से भी होगा ओके देन उसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा वो अल्सर्स हो गए तो अल्सर्स ब्लीड कर सकते हैं अल्सर्स बढ़ के पूरा होल क्रिएट परफोरेशन कर सकते हैं उसकी वजह से सेप्सिस होगा मतलब पहले तो पेरिटोनाइटिस होगा फिर सेप्सिस सेप्टिक शॉक वो सब भी हो सकता है एंड पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा अगर वो स्टमक में पाइलोरस में अल्सर हो गया है तो इन्फ्लामेशन की वजह से नैरोइंग हो जाएगा एंड वो फूड आगे नहीं जा पाएगा तो पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है ओके साइन एंड सिम्टम्स गैस्ट्रिक अल्सर्स के इंपॉर्टेंट व्हाट विल बी द साइन एंड सिम्टम्स वार्निंग शार्प पेन कब होगा ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स नॉइंग शार्प पेन कब होगा 1 to 2 hours after meal. ओके एंड अगर पेशेंट खाना खाएगा तो थोड़ा पेन सबसाइड रिलीव होगा No. नो आफ्टर ईटिंग द पेन विल एक्सर्सरबेट मतलब असेंचुएट होता है पेन स्टार्ट होता है खाने की बाद हिमेटेमेसिस होगा कि मेलिना होगा Hematemesis. हिमेटेमेसिस होगा सो ये उसके साइन एंड सिम्टम्स है इंटरवेंशंस क्या करेंगे हम पेशेंट को बोलेंगे कि ये जो भी आपको है लाइक स्ट्रेस है स्मोकिंग कर रहे हो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन शॉर्ट करवाना है देन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पीपीआई देंगे
इसमें अल्सर्स ऑलरेडी हो गए हैं तो हम म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट भी दे सकते हैं। सुग्रालफिल्ट है, बिस्मथ है, वो सब क्या करेगा, म्यूकोजल लाइनिंग में ऊपर एक लेयर करके प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सब हम दे सकते हैं। एंटासिड्स हो गया, एंटीकोलिनर्जिक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं टू रिड्यूस द मोटिलिटी ऑफ स्टमक। ओके, देन म्यूकोजल बैरियर। ओके, हाँ, म्यूकोजल बैरियर कब देना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 1 to 2 hours before meal. हाँ, सो एटलीस्ट 1 घंटे पहले देना है। वी कैन नॉट डू लाइक दिस कि हमने म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट दे दिया एंड इमीडिएटली फिर पेशेंट को खाने के लिए बोला। ऐसा करोगे तो उसकी असर ही नहीं होगी। ओके, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से क्या होगा, म्यूकोजल लेयर डैमेज होना बंद हो जाएगा, मतलब वो प्रोटेक्टेड रहेगा, एंड सिक्रीशन भी कम होता है। एनसेड्स की वजह से अल्सर्स इसीलिए होता है कि बिकॉज जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है वो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन देते हैं, सो उसकी वजह से अल्सर्स होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटेक्शन के लिए है, एनसेड्स की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन ही सिक्रीशन बंद हो जाएगा। तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन पेन में भी लाइक रोल प्ले करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जितने ज्यादा सिक्रीट होगी उतना पेन सेंसेशन ज्यादा होगा। सो एनसेड लेने से प्रोस्टाग्लैंडिन बंद हो जाएगी तो पेन का सेंसेशन भी बंद हो जाएगा। ओके, एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देना है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेडिकेशन। क्लाइंट को आप क्या एजुकेट करोगे, वो ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कैफीन, डीकैफ, चॉकलेट, जो भी इरिटेटिंग फूड्स है वो सारे कम खाने हैं। हाई फैटी फूड, स्पाइसी फूड, सीजन फूड, चॉकलेट, कैफीन, सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटो जूसेस, सारे वो सिट्रस नाइट्रेट्स, वो सब कुछ आ गया, वो सब कुछ कम करना है। देन स्मोकिंग बंद करना है, एस्पिरिन, एनसेड्स बंद करना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, बैलेंस्ड डाइट लेना है, हेल्दी न्यूट्रिशन फॉलो करना है। देन सारी प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस जो डॉक्टर ने प्रोवाइड दी है वो लेनी है। ओके, अब पेशेंट को ड्यू टू दैट अल्सर्स एक्टिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है, सो बीइंग अ नर्स व्हाट यू विल डू? Assessment always comes first, so you have to assess the vital signs. Vital signs में ideally bleeding की वजह से कैसे दिखेंगे vital signs? Classical signs of hemorrhage, vitals, classical vital signs for hemorrhage, वो 3 वाइटल्स हो तो इमीडिएटली समझ जाना है। वो अगर बोले भी नहीं, क्वेश्चन में आपको नहीं लिखा है कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं, बट ये 3 वाइटल साइंस हो तो आपको समझना है कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है। व्हाट आर दीज वाइटल साइंस? विच वाइटल साइंस? इंक्रीज और डिक्रीज? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, tell me about the 3 classical signs. Hypertension, Hypotension, tachypnea, and tachycardia. yes, so heart rate, respiratory rate अप होगी, ब्लड प्रेशर डाउन होगा। सो ये इससे आपको पता चल जाएगा वाइटल्स में चेंजेस होगा तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग ब्लीडिंग। ब्लीडिंग की वजह से हेमरेज हो सकता है, सो हेमरेज के लिए मॉनिटर करेंगे। ब्लड लॉस हुआ है सो डिहाइड्रेशन हो सकता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे। लॉस होने की वजह से हाइपोवोलेमिया होगा पेशेंट को, हाइपोवोलेमिया की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है। ओके, सेप्सिस, सेप्सिस क्यों? बिकॉज अल्सर्स है, अगर वो मतलब पंचर हो गए, पेरिटोनियल कैविटी में चले गए, पेरिटोनाइटिस होगा, देन सेप्सिस भी हो सकता है। एंड सेप्टिक शॉक की वजह से भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी होगा ड्यू टू ब्लीडिंग, ब्लड लॉस की वजह से रेस्पिरेटरी रेट में भी प्रॉब्लम होता है, इनसफिशिएंसी हो जाती है। ओके, देन हमें पेशेंट को यस अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो फिर हम ओरली खाना दे सकते हैं पेशेंट को। कैन वी गिव ओरल फूड्स? No. नो, वी हैव टू पुट द पेशेंट ऑन एनपीओ। तो फिर न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन करोगे? फ्लूइड्स पेरेंटल रिप्लेसमेंट, न्यूट्रिशन, आईवी फ्लूइड देंगे। यस, फिर ब्लड टेस्ट कैसे, कौन से करेंगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कौन से ब्लड टेस्ट करोगे? हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रिट। पेशेंट जब स्टेबल हो तभी पेशेंट का ब्लड टाइप कौन सा है, क्रॉस मैच, सब कुछ हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो इफ देयर इज एनी चांस की ब्लीडिंग हो गया तो तब हम अगर और ज्यादा सैंपल लेंगे तो फिर पेशेंट के ही ब्लड में से कम होगा। सो पहले से ही हमने स्टेबल था तब हमने ले लिया था, सो जब लॉस हो तब इमीडिएटली वो क्रॉस मैच यूज करके, टाइप यूज करके पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं।
ओके, जो भी मेडिसिन है, यस, ब्लड लॉस हो रहा है, हाइपोवोलेमिया में जा रहा है पेशेंट, तो हमें वेजोकंस्ट्रिक्टर मेडिकेशंस देनी होगी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। सो वो एटलीस्ट वेजोकंस्ट्रिक्शन से ब्लड टिश्यू परफ्यूजन इंप्रूव हो सके ऑर्गन्स के लिए। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? हम्म, બોર્ડ ની જે આઈવી કેમેરા હોય છે ઇન્સર્ટ કરીને બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન સાથે સાથે ફ્લુઇડ રિપ્લેસમેન્ટ પણ કરી શકે हम्म, સાઇનોડ અને બ્લડ yes, online students, what is the really important point? अपर जीआई ब्लीडिंग लाइफ थ्रेटनिंग होगा तो प्रायोरिटी एक्शन वो होगा कि उसको स्टेबलाइज करे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करे, ऑक्सीजन एंड वेंटिलेशन प्रोवाइड करे और वाइटल साइंस मॉनिटर करे। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना होगा, वाइटल साइंस के साथ साथ सीबीसी, ब्लड काउंट, कोएगुलेशन स्टडीज, ये सब कुछ हमें करना होगा। ओके, फिर हमने देखा कि उसकी सर्जरी कर सकते हैं, कि अगर सीवियर है, क्रोनिक हो गया है, तो लास्ट में डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया बट लास्ट में सर्जरी कर दी। द नेम ऑफ सर्जरीज आर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल गैस्ट्रेक्टोमी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। स्टमक रिमूव कर देंगे पूरा। ओके, तो फिर किसका एनास्टोमोसिस करेंगे? किसके साथ? अगर इसोफेगस को डियोडिनम के साथ एनास्टोमोस किया है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑनलाइन, इसोफेगोडियोडिनोस्टोमी। यस। सो अगर एग्जाम में लिखा है इसोफेगो जेजुनोस्टोमी, इसोफेगो डियोडिनोस्टोमी, सो यू हैव टू थिंक कि पेशेंट का स्टमक निकाल दिया, इसोफेगस को डायरेक्ट डियोडिनम या जेजुनम के साथ कनेक्ट कर दिया है। वेगोटोमी मींस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ वेगस नर्व। वेगस नर्व ही रिमूव कर दिया, बिकॉज वेगस नर्व का एक फंक्शन क्या है कि स्टमक को स्टिमुलेट करना, वो एसिड सिक्रेट करे। गैस्ट्रिक रीसेक्शन, उसमें क्या होगा? दो चीज करते हैं। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज गैस्ट्रिक रीसेक्शन? व्हाट इज गैस्ट्रिक रिसेक्शन? इसमें दो चीज किए जाते हैं। स्टमक का जो लास्ट पोर्शन है वो रिमूव कर देंगे, साथ साथ में वेगोटॉमी भी करेंगे। सो एंट्रेक्टॉमी, वेगोटॉमी दोनों किया जाता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक रिसेक्शन। इफ वी आर रिमूविंग ओनली द सम पोर्शन ऑफ स्टमक बट नॉट द वेगस नर्व, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? If we are removing only some part of stomach, the posterior part of stomach, not the vagus nerve, तो उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। उसके भी दो टाइप्स है, बिलरोथ 1 एंड बिलरोथ 2। टेल मी अबाउट बिलरोथ 1, अनदर नेम, उसमें होता क्या है? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, પાર્શિયલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી કરીને એને ડિયોડિનમ કે જેજુનમ સાથે જોડવામાં આવે. બિલરુથ 1 માં ડિયોડિનમ સાથે જોડવામાં. and बिलरोथ 2? 2 માં જેજુનમ. ओके, सो गैस्ट्रोडियोडिनोस्टोमी, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, उसमें एनास्टोमोसिस करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टमक विद द डियोडिनम एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टमक विद जेजुनम। पाइलोरोप्लास्टी, એન્લાર્જમેન્ટ કરવામાં આવે પાઇલોરસમાં. पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया है, वो जो पाइलोरस के जो सर्कुलर मसल्स है वो एनलार्ज हो गया है, सो ओपनिंग नैरो हो गया है। सो डॉक्टर्स क्या करेंगे, उसका एनलार्जमेंट करेंगे, थोड़े वो मसल्स कट कर देंगे, सो ओपन हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाएगा। ओके, सो ये हमने सर्जरी देखी। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करना होगा? वाइटल साइंस। ओके, क्यों? रैशनल? Yes, so vital Fowler's position to provide comfort and to promote the drainage
फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट हम देंगे, चेक करेंगे इम्बैलेंस है कि नहीं, पेशेंट को एनपीओ ब्रेक करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नो। नो। जीआई सर्जरी में एनपीओ इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी ब्रेक नहीं होता है जब तक पेरिस्टालसिस मूवमेंट गैग रिफ्लेक्स नहीं आ जाता, एंड जब तक जीआई सर्जरी के अंदर हील नहीं हो जाता तब तक हम ओरल फ्लूइड नहीं दे सकते। सो वी हैव टू मेंटेन थ्रू आईवी और पैरेंट्रल न्यूट्रिशन। लंबे टाइम के लिए करना है तो पैरेंट्रल भी दे सकते हैं, अदरवाइज आईवी से मेंटेन करना है। नॉर्मली बॉवल साउंड 1 to 3 days में आ जाते हैं तो फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या देंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्लियर सिप्स वाटर, ऑफ, अच्छी लिक्विड। हाँ सिप्स ऑफ वाटर देंगे। पेशेंट टॉलरेट कर रहा है देन क्लियर लिक्विड डाइट स्टार्ट करेंगे, फुल लिक्विड देन सॉफ्ट लिक्विड। बट डाइट कैसा होगा, ब्लेंड जितना भी मिल्क। पेशेंट टॉलरेट करेगा बट वो ब्लेंड डाइट होगा, एंड थोड़ा थोड़ा देंगे पूरे दिन का। 5 to 6 मील्स हम दे सकते हैं, छोटी छोटी, ब्लेंड एकदम बिल्कुल मसाले वाला नहीं। देन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस चेक करनी है, हेमरेज हो सकता है, डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है बिकॉज पेशेंट ने खाया नहीं है, रिफ्लक्स हो सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस मॉनिटर करोगे। अर्ली एम्बुलेशन करवाना है, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री यूज करना है बिकॉज ये भी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है। ओके सो जो हमने जो एफओएन में पढ़ा था जनरल पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम करेंगे। डीवीटी प्रिवेंट करने के लिए भी सिक्वेंशियल स्टॉकिंग से अर्ली एम्बुलेशन किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए हाई फाइबर डाइट अगर ले रहा है पेशेंट तो फ्लूइड ज्यादा देना है, एंड पेशेंट को वॉकिंग करवाना है। सो सारी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम ध्यान रखेंगे। व्हाट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? रिसेक्शन, okay. Online students, what is this very important point? After GI surgery, do not irrigate and remove the NG tube without PSCP prescriptions. And we have to monitor NG patency. And if any obstruction is there, to inform surgeon and PSCP. Yes, so we cannot remove the NG tube, we cannot aspirate, we cannot irrigate, we cannot remove the suction also. कुछ नहीं कर सकते, no touching of the NG tube. अगर हमें लग रहा है कि पेटेंट नहीं है, जो सक्शन हो गए नेचुरली जो एस्पिरेट हो रहा था जीए कंटेंट वो नहीं हो रहा है, सो हमें सिर्फ इन्फॉर्म करना है, बाकी खुद से कुछ नहीं करना है। ओके फिर हमने देखा डिओडिनल अल्सर्स, अल्सर्स इन द डिओडिनम। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? हाँ, then yes. Online students, what is the sign and symptom? Pain relief with meals. ओके खाना खाने के बाद पेन कम हो रहा है पेशेंट को, देन Melena. ओके मेलिना होगा। Pain after 5 to 6 hours meals. 2 to 5 hours, so खाना खाने के 2 to 5 hours में पेशेंट को पेन होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिओडिनल अल्सर्स एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स। उसके हमने रिस्क फैक्टर्स देखे थे, कॉम्प्लिकेशन सेम ही होगी सब में। ओके साइन एंड सिम्टम्स देख लिया, इंटरवेंशन एंड क्लाइंट एजुकेशन सेम होगी। पेशेंट को ये सारे जो फूड थे जो इरिटेट कर रहे थे वो सब अवॉइड करने हैं, मेडिसिन अवॉइड करनी है, एंटीबायोटिक चल रही है तो वो लेने हैं, एंटासिड्स देंगे। क्लाइंट एजुकेशन में स्मोकिंग बंद करना है, डी कैफ कैफिनेटेड सब अवॉइड करना है। सो वो सब कुछ सेम है। सर्जरी में हाँ अगर हमने बहुत ट्राई कर लिया, जैसे गैस्ट्रिक सर्जरी थी वैसे डिओडिनम को रिमूव कर देंगे तो वो सर्जरी भी कर सकते हैं। फिर हमने देखा डंपिंग सिंड्रोम, मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Rapid empty. रैपिड एम्प्टिंग ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट, फटाफट स्टमक खाली हो रहा है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे उसके, चलो
30 मिनट्स में ही सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब 30 मिनट्स में स्टमक खाली हो गया, देन नोजिया, वॉमिटिंग, यस एब्डोमिनल फुलनेस होगा, बिकॉज थोड़ा ही पेशेंट खाएगा, फुल हो जाएगा एंड इमीडिएटली वो खाली भी हो जाएगा। देन ड्यू टू इंक्रीज मोटिलिटी डायरिया होगा, यस पाल्पिटेशन, टेकिकार्डिया होगा, देन पर्सपिरेशन हो जाएगा पेशेंट को, बोरबोरिग्मी, व्हाट इज दैट? गर्गलिंग, लाउड गर्गलिंग साउंड आएंगे, क्यों आते हैं? जब इंटेस्टिनल मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो ये साउंड आता है। देयर विल बी वीकनेस एंड डिजीनेस भी होगा पेशेंट को। क्लाइंट एजुकेशन क्या दोगे? चलो क्या करना है पेशेंट को? ओके क्या? ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, what education you will give to the patient? Avoid caffeinated beverages. ओके कैफिनेटेड बेवरेजेस, कैफीन इन शॉर्ट नहीं लेना है। देन High sugar foods avoid करवाना, limit. ओके लिमिट करना है, लाइक कैंडी, टेबल शुगर, सिरप, सोडा, जूसेस, फॉर इंडियन स्वीट्स, सब कुछ अवॉइड करना है। देन High protein, high fiber diet. हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट लोगे तो उसको डाइजेशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, सो पेशेंट विल नॉट एक्सपीरियंस द डंपिंग सिंड्रोम, साइलेंट सिम्टम्स, जो डंपिंग के साइलेंट सिम्टम्स है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इमीडिएटली खाना खाने के बाद पेशेंट को बोलना है सो जाना है, सो वो ज्यादा देर तक अंदर ही रहेगा। देन 3 लार्ज मील्स की जगह फ्रीक्वेंटली, बार बार, पेशेंट को बार बार स्टमक एम्प्टी हो जाएगा, फुलनेस भी फील होगा खाने से बट एम्प्टी भी जल्दी हो जाता है, सो पेशेंट को बोलना है कंपेयर टू लार्ज 3 मील्स 6 स्मॉल मील्स ले। देन फ्लूइड्स, यस फ्लूइड्स कैसे लेना है? ड्यूरिंग मील पेशेंट कैन कंज्यूम फ्लूइड्स, पानी पी सकता है खाते खाते। ऑनलाइन No. स्टूडेंट, नो, पेशेंट को बोलना है 2 मील्स के बीच में ले, ना नॉट विथ द मील्स। फिर अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है और उसकी वजह से सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, बिकॉज लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से जीआई मोटिलिटी, हाइपरमोटिलिटी होती है, पेशेंट को ब्लॉटिंग, डायरिया, वो सब होता है, सो लैक्टोज वाला डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। विटामिन B12 इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पड़ सकती है। एंटी स्पाज्मोडिक मेडिकेशन, जो स्पाज्म हो रहे थे इंटेस्टाइन के, वो हम दे सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स दे सकते हैं, जिससे और डिले हो सकता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग। एंड अल्कोहल ड्रिंकिंग के रिगार्डिंग डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा। ओके सो ये सब आप एजुकेशन दोगे। ओके यहाँ तक किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो मैम। ओके नेक्स्ट है बेरियाट्रिक सर्जरी। व्हाट डू यू मीन बाय बेरियाट्रिक सर्जरी? हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस सर्जरी? व्हाई? કેમ કે આમ વધારે મને જેટલું ખબર છે ઓબેસિટી પેશન્ટમાં વધારે યુઝ થાય છે કેમ કે છે ને એનું જે ઇન્ટેક હોય છે ને એ ઓછું કરવા માટે હોય છે. ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय बेरियाट्रिक सर्जरी? क्या है वो, क्यों होता है, कौन से पेशेंट में करते हैं? Obesity. देखा है? symptom. ओके यस ओबेस क्लाइंट होते हैं, ओबेसिटी में बेरियाट्रिक सर्जरी सिर्फ उनके लिए ही है। हेल्दी पेशेंट को बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं करेंगे, ओबेसिटी में कहा जाता है। क्या करते हैं उसमें? Stomach capacity reduced करो. हाँ ओबेस क्लाइंट है, सो उसको हम बोलते हैं कि डाइट मॉडिफाई करो, बट वो नहीं कर पाता, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसका स्टमक कैपेसिटी कम कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं, तो वो खाना ही नहीं खा पाएगा। इतना खाने में ही पेशेंट को स्टमक फुल हो जाएगा, सो अल्टीमेटली खाना हमने कम कर दिया पेशेंट का, सो वेट लॉस उसका स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी फॉर ओबेस क्लाइंट, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर रिड्यूसिंग द ओबेसिटी, उनके ओबेस में से नॉर्मल कर रहे हैं, तो उसके लिए सर्जरी होती है। इट इज अ सर्जिकल रिडक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक कैपेसिटी
और absorptive ability that may be performed on a client with morbid obesity to produce a long term weight loss. बहुत सीवियर है, मॉर्बिड है, मतलब इतनी ओबेसिटी में उसको बीमारियां बहुत होगी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन सब हो सकता है. सो वी वांट टू डू द सर्जरी. उसकी ओबेसिटी कम करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए हम ये सर्जरी करेंगे, जिसमें गैस्ट्रिक कैपेसिटी कम कर देंगे या तो एब्जॉर्प्शन की जो एबिलिटी है स्टमक की, जीआई ट्रैक्ट की, वो कम कर देंगे. Thorough psychological assessment and testing to detect the depression, substance abuse, or other mental and behavioral health problems that could interfere with success after surgery is necessary. Yes, ऐसा नहीं है कि बेरियाट्रिक सर्जरी कर दिया, पेशेंट का वेट लॉस हो गया. नहीं, पेशेंट को भी बहुत चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है. पेशेंट डिप्रेस होगा, पेशेंट को ड्रग अब्यूज हो रहा है, पेशेंट कुछ अदर मेंटल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, लाइक ड्यू टू ओबेसिटी पेशेंट एबनॉर्मल बिहेव करेगा, कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स होंगे, कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होंगे, डिप्रेशन में चला जाएगा. सो ये सारी चीजें हमें देखनी है. अगर पेशेंट इसमें से कुछ भी एक्टिविटी करेगा, पेशेंट को कुछ भी देखने को मिलेगा. सो हमने बीरियाट्रिक सर्जरी क्यों की है? वेट रिडक्शन के लिए, बट वो हो नहीं पाएगा, सक्सेस नहीं होगा आफ्टर सर्जरी. सो ये सारा प्रॉपर असेसमेंट आपको करना है. सर्जरी मे बी परफॉर्म बाय लेप्रोस्कोपी. The decision is based on the client's body weight, body build, history of abdominal surgery and current medical disorders. Yes, ये लेप्रोस्कोपी से भी किया जाता है, एब्डोमिनल इंसिजन रख के भी किया जाता है, दोनों यूज होता है. कैसे डिसाइड करेंगे डॉक्टर की लेप्रोस्कोपी से करना है कि एब्डोमिनल इंसिजन देख करना है? सो क्लाइंट का वेट ऑब्वियसली ओबेस है, सो देखेंगे डॉक्टर कि ओपन एब्डोमेन पर इंसिजन रख के करना है या लेप्रोस्कोपी, उसके वेट पर, उसके बॉडी बिल्ड कैसा है पेशेंट का, पहले कभी एब्डोमिनल सर्जरी की गई है या नहीं, अभी करंट कुछ इसको मेडिकल डिसऑर्डर्स है या नहीं, उसके हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करेंगे whether they want to do laparoscopy or abdominal incision. Obese clients are at increased risk, post-operative risk of pulmonary and thromboembolic complications and death. Obesity में सबसे ज्यादा कॉमन रिस्क फैक्टर्स क्या है? पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन लाइक एटिलेक्टेसिस, न्यूमोनिया, ये सारे पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हुए. एंड थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस मतलब थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा, थ्रोम्बस अगर डिस्क्लॉज हो गया तो एम्बोलस हो जाएगा. सो वो कॉम्प्लिकेशन सबसे कॉमन है इन ओबेस क्लाइंट, एंड उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है. सर्जरी कैन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी. यस, अगर हम बेरियाट्रिक सर्जरी करेंगे तो ओबेसिटी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते थे वो प्रिवेंट कर सकते हैं. कैसे कॉम्प्लिकेशंस? डायबिटीज होता था, वो प्रिवेंट कर सकते हैं, हाइपरटेंशन, अदर कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स एंड स्लीप एपनिया, ये सारे ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस है, तो वो सब हम प्रिवेंट कर सकते हैं. अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी इज व्हाट वाज द नेम, सिंड्रोम. व्हाट वाज दैट सिंड्रोम? हमने अभी देखा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें हाइपर कोलेस्ट्रॉल, देन ओबेसिटी, हाइपरटेंशन सब होगा. मेटाबॉलिक सिंड्रोम. मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यस. सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी एक कॉम्प्लिकेशन है ओबेसिटी की, सो वो भी होगा. देन द क्लाइंट needs to agree to modify their lifestyle, lose weight and keep the weight off, and obtain support from available community resources such as American Obesity Association. Yes, सर्जरी करने के बाद पेशेंट को भी इनिशिएटिव लेना होगा, पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में से एक्टिव लाइफस्टाइल में जाना होगा, वेट लूज करने के लिए एक्सरसाइज वो सब कुछ करना पड़ेगा, वेट ऑफ ही रखना है. ऐसा नहीं कि एक बार ठीक हो गया पेशेंट, लाइक वेट कम हो गया, फिर अब हम ठीक हो गए सो वापस से खाना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं. वेट ऑलवेज उसको कम रखना है. एंड अगर पेशेंट को रिसोर्सेज की हेल्प चाहिए, सो देयर इज वन एसोसिएशन, अमेरिकन ओबेसिटी एसोसिएशन, दैट इज फॉर यूएसए, सो उसकी हेल्प भी ले सकता है पेशेंट. देन अनदर एसोसिएशंस आर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड पीडियाट्रिक सर्जरी और ओवर ईटर एनोनिमस, ऐसे ग्रुप्स है, ऐसे एसोसिएशन है, उसकी हेल्प लेके पेशेंट अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रख के मैनेज कर सकता है ओबेसिटी. ओके, so next is types of bariatric surgery. Okay, सिर्फ इसमें से ही है. So let's see figure 49.3. कितने टाइप्स की बेरियाट्रिक सर्जरी कर सकते हैं? सो फर्स्ट है वर्टिकल बैंडेड गैस्ट्रोप्लास्टी. उसमें क्या होगा? एक वर्टिकल इंसिजन कर दिया है एंड बीच में से एक होल कर दिया है, यहाँ पर एक बैंड लगा दिया है. सो पेशेंट की स्टमक कैपेसिटी सिर्फ इतनी ही है, ये सब कुछ बंद है, और जब पेशेंट खाना खाएगा ये बंद होता है बैंड, फिर वो ओपन होता है. जब पेशेंट को इतना जो पाउच है, ये पाउच अगर फुल हो गया, 15 to 30 ml की कैपेसिटी होती है, फुल हो जाएगा, फिर पेशेंट खाना खाएगा ही नहीं ऑटोमेटिक, फिर ये बैंड रिलीज होगा, जो पायलोरिक
पिंचर जो करता है काम वही बैंड का काम है, एंड फिर वो फूड आगे जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, सो एज इट इज। सो डॉक्टर्स ने क्या किया, उसकी कैपेसिटी कम कर दी। ये सर्जरी को हम बोलते हैं वर्टिकल बैंडेड गैस्ट्रोप्लास्टी। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, पूरा डिस्क्रिप्शन इसीलिए नहीं दिया कि आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे। एग्जाम में सिर्फ ऐसा लिखा होगा कि एक पर्सन ने वर्टिकल स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी, वर्टिकल बैंडेड गैस्ट्रोप्लास्टी सर्जरी की है, तो हमें उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये बेरियाट्रिक सर्जरी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक बाइंडिंग। गैस्ट्रिक बाइंडिंग में कुछ सर्जरी करके कुछ कट करने का ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर स्टिचेस लेके उसको सील कर देंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे डॉक्टर। सिर्फ एक सिलिकॉन बैंड अंदर इंसर्ट करेंगे, एंड उसका जो ये रिजर्वायर है जहां से डॉक्टर ये बैंड को टाइट करना है, लूज करना है, डॉक्टर्स कंट्रोल करेंगे। यहाँ से डॉक्टर्स, वो स्किन के ऊपर होता है, एंड डॉक्टर्स जब पेशेंट फॉलोअप के लिए जाएगा एवरी 15 डेज और एवरी मंथ, सो डॉक्टर देखेंगे कि अब उसका वेट कंट्रोल हुआ कि नहीं। इनिशियली वो कंस्ट्रिक्टेड रखते हैं डॉक्टर, 10 to 15 ml की कैपेसिटी में रखते हैं। फिर पेशेंट ने 2 महीने से अच्छा काम किया, वेट भी लूज हो गया, अब डॉक्टर को लगता है कि अब उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, सो डॉक्टर क्या करेंगे, अंदर एनएस डाला हुआ होता है, वो थोड़ा एस्पिरेट कर देंगे तो वो खुल जाएगा। सो अगर कंस्ट्रिक्ट करना है तो डॉक्टर एनएस इंसर्ट करेंगे, डायलेट करना है तो डॉक्टर रिमूव करेंगे, बट वो डॉक्टर ही कंट्रोल करेंगे। सो इसमें कुछ सर्जरी नहीं है, सिर्फ बैंड इंसर्ट करके हम उसको बैंड को कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं, एंड वो डॉक्टर्स के हाथ में है। देन वर्टिकल स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी, डॉक्टर्स ने क्या किया, जो स्टमक है, सो लास्ट में यहाँ पर सूचर्स लेके उसको चिपका दिया, कट नहीं किया है, सूचर्स लेके चिपका दिया है। सो दैट इज उसके लाइक वो थोड़ा पतला हो गया, स्टमक पूरा ऐसे सर्कुलर होता था, ऐसे ऐसे होता था। सो डॉक्टर ने क्या किया, यहाँ से स्टिचेस ले लिए, सो पीछे का ऐसे जॉइंट हो गया, सो थोड़ा कैपेसिटी उसकी कम हो गई। देन बिलियो पेनक्रियाटिक डाइवर्जन एंड डिओडिनल स्विच, इसमें पाउच की कैपेसिटी होती है 100 to 200 ml। डॉक्टर ने इतना पोर्शन यहाँ से कट कर दिया, अब इतना कट कर देंगे, फिर क्या करेंगे, देखो ये दोनों डिओडिनम है, आधा डिओडिनम भी कट कर दिया। नॉर्मल स्टमक कैसा होता है, दिस इज द नॉर्मल जीआई सिस्टम, ऐसे है, ये डिओडिनम है, फिर ये जेजुनम है, एंड ये इलियम है। चलो इतना डिओडिनम है, इतना जेजुनम है, एंड इतना इलियम है, राइट। सो डॉक्टर्स ने क्या किया, इतना पोर्शन कट कर दिया स्टमक का, एंड डिओडिनम भी, डिओडिनम और जेजुनम पूरा कट कर दिया यहाँ से, एंड सीधा इलियम को स्टमक के साथ अटैच कर दिया। यू कैन सी हियर इलियम इज एनास्टोमोस विद डायरेक्टली विद द स्टमक। थोड़ा ही पोर्शन, इतना ही पोर्शन डिओडिनम, बिकॉज स्टमक सीधा स्टार्ट हो जाता है डिओडिनम में, सो थोड़ा ही डिओडिनम है। यहाँ पर आप देख सकते हो इतना डिओडिनम है, और बाकी का जो डिओडिनम एंड जेजुनम जो डॉक्टर ने कट किया था वो निकाल नहीं देंगे, वो बॉडी में ही रखेंगे, बिकॉज जो हिपेटिक डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट है, वो तो डिओडिनम के साथ अटैच है, तो वो बॉडी में ही रखेंगे, एंड फिर उसको इलियम के साथ अटैच कर देंगे। सो जो कंटिन्यूटी थी कि स्टमक, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, डॉक्टर ने क्या किया, स्टमक का थोड़ा पोर्शन रिमूव कर दिया, एंड सीधा इलियम को जो थोड़ा पोर्शन होता है कट किया, सीधा पाइलोरिक स्फिंक्टर से कट नहीं कर सकते, थोड़ा उसको डिओडिनम लेना होगा डॉक्टर्स को, सो इलियम को वहां पर अटैच कर दिया। अब जो डिओडिनम एंड जेजुनम कट किया था, जहां से जो बाइल सिक्रीशन और पेनक्रियाटिक सिक्रीशन हो रहा था, तो उसको भी इंटेस्टाइन में तो ले जाना है, तो फिर वो जो कट पोर्शन था उसको डायरेक्टली अटैच कर दिया इलियम के साथ। तो जेजुनो इलियोस्टोमी भी किया, एंड इलियो गैस्ट्रोस्टोमी भी किया, गैस्ट्रो इलियोस्टोमी, वो सब कुछ किया। अंडरस्टूड, यस और नो। सो ये हो गया एब्जॉर्प्टिव, हमने चेंजेस किए हैं, स्टमक की कैपेसिटी भी कम कर दी। अभी नॉर्मल जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब डाइजेशन प्रॉपर होगा, तो हम पूरा स्विच कर रहे हैं, सो डाइजेशन ऑल्टर हो जाएगा, तो पेशेंट कितना भी खाए, पेशेंट का उतना एब्जॉर्प्शन बॉडी में होगा ही नहीं। नेक्स्ट है रियोनी रियोक्स एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास, उसमें क्या किया डॉक्टर ने, कट करके पूरा जो ये पाउच है उसकी 20 to 30 ml कैपेसिटी कर दी, ये नॉर्मल जो डिओडिनम जेजुनम है, एंड जो इलियम बचा था उसको सीधा यहाँ पर अटैच कर दिया, अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक। ये डिओडिनम है, ये जेजुनम है, ये इलियम है, इलियम को कट कर दिया, जेजुनम और इलियम को कट कर दिया, वो इलियम जहां से कट किया उसको अटैच किया जो पाउच बनाया था वहां पर, बट वो जेजुनम जो गैस्ट्रिक ज्यूसेस है, देन डिओडिनल पैंक्रियाटिक बाइल ज्यूसेस है, वो हेल्पफुल है डाइजेशन के लिए, तो कहीं पर तो उसको अटैच करना होगा। सारे सिक्रीशंस यहाँ से अंदर आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर हमने एनास्टोमोसिस कर दिया, एंड फूड यहाँ से आएगा, सो डाइजेशन यहाँ हो जाएगा फूड का। अंडरस्टूड,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स पता चला गैस्ट्रिक सर्जरीज बेरियाट्रिक सर्जरीज में? यस और नो? Yes. ओके अगर आपको याद नहीं रहता है कौन सी सर्जरी में क्या करते हैं तो सिंपली उतना याद रखो कि ये सारी सर्जरी बेरियाट्रिक सर्जरी की है। क्वेश्चन में ये कोई भी नाम आए तो इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए कि ये बेरियाट्रिक सर्जरी की बात कर रहे हैं। देन पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन, बेरियाट्रिक सर्जरी करने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन हमें क्या करनी होगी? सो केयर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द क्लाइंट अंडरगोइंग लेप्रोस्कोपी और एब्डोमिनल सर्जरी। कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी लेप्रोस्कोपी करे सर्जरी करे उसमें जो केयर देते हैं वो ही केयर इसमें देनी है। एज प्रिस्क्राइब्ड, इफ द क्लाइंट कैन टॉलरेट वाटर, क्लियर लिक्विड्स are introduced slowly in 1 ounce cup for each serving once bowel sounds have written and the client passes the flatus. Yes, अब क्लाइंट का गैग रिफ्लेक्स भी आ गया है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी है, अच्छे से पेशेंट टॉलरेट भी कर रहा है। सो पहले क्लियर सिप्स ऑफ वाटर स्टार्ट करेंगे, देन क्लियर लिक्विड स्टार्ट करेंगे। कितना देंगे एक टाइम में? आपने देखा होगा एनजी ट्यूब फीडिंग में 200 ml देते हैं, बट जो बेरियाट्रिक सर्जरी वाले पेशेंट है उसको कितना देना है? सिर्फ 30 ml, 1 ounce मतलब 30 ml। सो 30 ml का ईच सर्विंग पर आप दे सकते हो अगर बॉवल साउंड आ गया है, पेशेंट टॉलरेट भी कर रहा है तो, और पेशेंट ने फ्लेटस भी पास कर दिया है। एज प्रिस्क्राइब, क्लियर लिक्विड्स आर फॉलोड बाय प्यूरिड फूड। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर लिक्विड में से प्यूरिड फूड बनाएंगे, जूसेस, थीन सूप, मिल्क, 24 to 48 hours after clear liquid fluids are tolerated. Yes, पेशेंट ने 24 से 48 घंटे तक प्रॉपर क्लियर लिक्विड डाइट किया है, फिर हम फुल लिक्विड दे सकते हैं, मतलब प्यूरी किया हुआ जूस है, सूप्स है, वो सब फुल लिक्विड डाइट में आएगा। सो वो सब हम दे सकते हैं। द डाइट इज यूजुअली लिमिटेड टू लिक्विड्स और प्यूरिड फूड फॉर 6 weeks। 1.5 महीने के लिए पेशेंट कोई सॉलिड फूड नहीं खाएगा, सिर्फ क्लियर लिक्विड एंड फुल लिक्विड डाइट ही पेशेंट ले सकता है। देन द डाइट इज प्रोग्रेस टू न्यूट्रिएंट डेंस रेगुलर फूड। 1.5 महीने के बाद अब पेशेंट रेगुलर फूड खा सकता है। मॉनिटर फॉर द सिम्टम्स ऑफ एनास्टोमोटिक लीकेज as the most common serious complication and cause of death after gastric bypass surgery, and assess for abdominal pain, restlessness, unexplained tachycardia, oliguria. Yes, सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? जहां पर अनोस्टोमोसिस किया था वहां पर से सूचर्स में से खाना लीक हो रहा है, सो ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एंड इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। सो उसके लिए मॉनिटर करना है। और अचानक से लाइक पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन, पेशेंट रेस्टलेस हो गया, अनएक्सप्लेन्ड टैकीकार्डिया हो गया, बिकॉज वो लीक होगा तो पेरिटोनाइटिस होगा, तो अनएक्सप्लेन्ड टैकीकार्डिया हुआ, ओलिग्यूरिया हुआ, ये सारी इंडिकेशन है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गई। नेक्स्ट इज क्लाइंट टीचिंग पॉइंट्स अबाउट डाइट। अब क्लाइंट को डाइट रिलेटेड क्या ध्यान रखना है बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद? सो लेट्स सी बॉक्स 49.7, अवॉइड अल्कोहल, हाई प्रोटीन फूड, फूड हाई इन शुगर एंड फैट। अल्कोहल नहीं लेना है, हाई प्रोटीन फूड, एक्सेस प्रोटीन डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। सो उससे फिर अगर प्रॉपरली आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स है ना, चिकपी फ्लोर, देन छोले, लाइक वो टॉलरेट नहीं कर पाते, क्यों? बिकॉज वो प्रोटीन रिच है। अगर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फिर पेशेंट को ब्लॉटिंग, गैस फॉर्मेशन, मतलब ये ब्लॉटिंग हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो सकता है, सर्जरी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो पेशेंट को बोलना है अल्कोहल अवॉइड करे, प्रोटीन फूड अवॉइड करे, हाई शुगर एंड हाई फैट फूड अवॉइड करे, इट स्लोली एंड च्यू फूड, अच्छे से चबा के खाना है, स्लोली स्लोली खाना है, बहुत स्पीड में नहीं खाना है। प्रोग्रेस द फूड टाइप्स एंड अमाउंट एज प्रिस्क्राइब। धीरे धीरे फूड में हमने देखा था कि पहले क्लियर लिक्विड, फुल लिक्विड, देन धीरे धीरे पेशेंट टॉलरेट करे, वैसे बढ़ना है। इमीडिएटली डायरेक्ट बढ़ा नहीं देना है, प्रोग्रेशन धीरे धीरे करना है। टेक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड व्हिच मे इंक्लूड कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन्स एंड विटामिन B12। यस, पीडियाट्रिक सर्जरी के बाद पॉसिबिलिटीज है कि उसको डेफिशिएंसी होगी न्यूट्रिएंट्स की, सो पेशेंट को ओरली लेना होगा सप्लीमेंट्स, कैल्शियम का, आयरन का, विटामिन B12 का एंड मल्टीविटामिन, बिकॉज कैल्शियम के लिए विटामिन D लगेगा, आयरन के लिए विटामिन C लगेगा, तो सब कुछ उसको ओरली लेना पड़ेगा। मॉनिटर एंड रिपोर्ट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज डिहाइड्रेशन एंड गैस्ट्रिक लीक, persistent abdominal pain, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे उसके साइन एंड सिम्टम्स है, बिकॉज पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गया, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया है और एल्स लीकेज हो रहा है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट को सिखाना है, तो उसको पता चले कि हाँ दिस इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक, आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, आई हैव टू इन्फॉर्म द PHCP, वो सब आप सिखाओगे पेशेंट को। ओके,
सो दैट इज ऑल अबाउट बेरियाट्रिक सर्जरी. नाउ लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, फिर हम देखेंगे गैस्ट्रिक कैंसर. ऑलरेडी हमने देख लिया है ऑन्कोलॉजी वाले चैप्टर में. सो हाइटल हर्निया हम देखेंगे. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय अम्बिलिकल हर्निया एंड इंग्वाइनल, वो भी कवर कर लेते हैं. चलो, तीनों के मतलब मुझे बोलो. हर्निएशन होना मतलब जीआई जो ट्रैक्ट है हमारा वो प्रोट्रूड हो रहा है कहीं पे भी, उसको हम हर्निएशन बोलते हैं कि उसकी जो नॉर्मल ट्रैक्ट है वहां से वो प्रोट्रूड हो गया है, तो उसको हर्निएशन बोलते हैं. वो जो भी एरिया में प्रोट्रूशन होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होगा. सो हाइटल हर्निया में जीआई ट्रैक्ट स्पेसिफिकली जो ईसोफेगस है वो प्रोट्रूड होता है डायफ्राम से ऊपर, या डायफ्राम नीचे होना चाहिए उसकी जगह, वहां से ऊपर निकल रहा है, प्रोट्रूजन हो रहा है, उसको हाइटल हर्निया बोलेंगे. अम्बिलिकल एरिया में अगर इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो प्रोट्रूड हो जाएगी तो हम अम्बिलिकल हर्निया बोलेंगे. इंग्वाइनल कैनाल में अगर प्रोट्रूजन होगा तो इंग्वाइनल हर्निया बोलेंगे. सो हियर आर सम इमेजेस. हाइटल हर्निया के भी डिफरेंट टाइप्स है, दैट इज फॉर योर नॉलेज, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइटल हर्निया है. स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, रोलिंग हाइटल हर्निया एंड पैरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया. स्लाइडिंग में स्लाइड हो गया है इसोफेगस, तो ये सिर्फ ऐसा स्वेलिंग हो गया है. देन रोलिंग, पूरा ऐसे साइड में प्रोट्रूजन हो गया है डायफ्राम से ऊपर. एंड ये पैरा इसोफेजियल इसोफेगस के बाहर है. स्टमक प्रोट्रूड हो गया है, फंडस ऑफ द स्टमक, बट वो भी डायफ्राम से ऊपर आ गया है. नॉर्मली ये डायफ्राम से नीचे होना चाहिए, बट डायफ्राम वीक हो गया है ड्यू टू हैवी लिफ्टिंग और कुछ भी रीजन की वजह से, सो ये हाइटल हर्निया हो सकता है. ओके, सो हाइटल हर्निया इज आल्सो नोन एज इसोफेजियल और डायफ्रामेटिक हर्निया भी उसको बोलते हैं, बिकॉज उसमें जीआई ट्रैक्ट डायफ्राम से ऊपर प्रोट्रूड हो जाता है. अ पोर्शन ऑफ द स्टमक herniates थ्रू द डायफ्राम इनटू द thorax. स्टमक का कुछ पोर्शन प्रोट्रूड हो जाता है, हर्निएट हो जाता है थोरेक्स की कैविटी के अंदर, बिकॉज एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेक्सिक कैविटी डायफ्राम से ही सेपरेटेड है, तो प्रोट्रूजन थोरेक्सिक कैविटी में हो जाएगा. herniation results from, क्यों होता है herniation? weakening of the muscles of diaphragm and is aggravated by the factors that increases the abdominal pressure such as pregnancy, ascites, obesity, tumor and heavy lifting. डायफ्राम का जो मसल्स है वो वीक हो जाता है, उसकी वजह से हर्निएशन होगा. बट वो मसल्स क्यों वीक हुए? सो रिस्क फैक्टर्स है कुछ ऐसी चीज जिसमें एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा, तो प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द यूट्रस. असाइटिस होता है तब, ओबेसिटी में एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, जीआई की कुछ ट्यूमर्स है तब बढ़ेगा, हैवी वेट लिफ्टिंग किया है, ज्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी की है, स्ट्रेन किया है, डेफिकेशन में स्ट्रेन हुआ है, कॉन्स्टिपेटेड रहता है तो पेशेंट बार बार स्ट्रेन करेगा, तो उसकी वजह से भी हर्निया हो सकता है. हर्निएशन के कॉम्प्लिकेशंस क्या है? सो अल्सरेशन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, रिगर्जिटेशन हो सकता है, एस्पिरेशन ऑफ स्टमक कंटेंट्स हो सकता है, स्ट्रेंगुलेशन. व्हाट इज स्ट्रेंगुलेशन? ये सबको मतलब पता चला कि अल्सर्स हो सकते हैं, हेमरेज हो सकता है, अल्सर्स ब्लीड करेंगे तो. रिगर्जिटेशन होगा बिकॉज वॉल ही वीक हो गई है तो रिगर्जिटेशन होगा, रिगर्जिटेशन ऊपर आ जाएगा तो एस्पिरेशन हो जाएगा. स्ट्रेंगुलेशन मीन्स, what do you mean by strangulation? आटी, आटी पड़, ऐसे ट्विस्ट हो जाता है. इन शॉर्ट हम ऐसे गुजराती में बोलते हैं कि आटी पड़ी गई. सो ट्विस्टिंग हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंगुलेशन. अगर वो स्ट्रेंगुलेट हो गया, ट्विस्ट हो गया, तो फिर ब्लड सप्लाई कैसा हो जाएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑब्स्ट्रक्ट. ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे. तो डिक्रीज होने के वजह से देयर विल बी इनकार्सिरेशन ऑफ स्टमक. इनकार्सिरेशन मींस धीरे धीरे वो नेक्रोस होना स्टार्ट हो जाएगा, इस्केमिक हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा. सो ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन देयर विल बी इनकार्सिरेशन ऑफ द स्टमक इन द चेस्ट वॉल विद पॉसिबल नेक्रोसिस. नेक्रोसिस हो जाएगा. फिर पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है, मीडियास्टिनाइटिस भी, ये जो चेस्ट का पोर्शन है उसको मीडियास्टिनम बोलते हैं, सो मीडियास्टिनाइटिस भी हो सकता है. ये सारे कॉम्प्लिकेशन है हर्निया की वजह से, ये सब हो सकता है.
एक बार स्ट्रेंगुलेशन हो गया और इनकार्सिरेशन हो गया तो फिर उतना पोर्शन कट ही करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज नाउ। सो ये चीज ध्यान रखनी है कि हर्निया स्ट्रेंगुलेट नहीं होना चाहिए, अगर वो स्ट्रेंगुलेट हो गया तो फिर ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा। ओके जब भी हाइटल हर्निया होगा साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, हार्ट बर्न होगा पेशेंट को बिकॉज ऊपर प्रोट्रूड हो गया है, चेस्ट पेन होता रहेगा, रीगर्जिटेशन और वॉमिटिंग होगा, नोजिया भी हो सकता है, डिस्फेजिया होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, फीलिंग ऑफ फुलनेस पेशेंट को फील होगा, वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स व्हेन लाइंग डाउन, सोने की वजह से सिम्टम्स और वर्स हो जाता है। इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं, सो मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट आर सिमिलर टू दोस फॉर जीईआरडी। यस हाइटल हर्निया बिकॉज वो मसल्स ही अब लूज हो गए हैं, सो हाइटल हर्निया में मेडिकल मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिसिन सब कुछ सेम होगी। सर्जरी में भी फंड ऑब्लिगेशन ही सर्जरी की जाती है, सो ये दोनों चीज याद रखनी है, फंड ऑब्लिगेशन इज द सर्जरी फॉर जीईआरडी एज वेल एज हाइटल हर्निया। Provide small frequent meals and limit the amount of liquids taken with meals. पेशेंट को स्मॉल मील्स देने हैं, सेम ट्रीटमेंट सेम होगी, लार्ज मील्स की जगह स्मॉल मील्स देंगे, पेशेंट को बोलना है खाते वक्त पानी नहीं पीना है। Encourage the client to consume a well balanced diet and to make a lifestyle changes as indicated, सारे lifestyle changes करने होंगे। Advise the client not to recline for 1 hour after eating, खाना खाने के 1 घंटे बाद recline नहीं होना है। Avoid anticholinergics which delays the stomach empty, so anticholinergics नहीं लेने हैं जिसकी वजह से डिले होगा, वो खाना पेट में ही रहेगा, रिगर्जिटेशन हो सकता है। So that is all about hiatal hernia, nothing new, simple था, it's easy था। Next condition is cholecystitis. What is cholecystitis? Online students, what is cholecystitis? itis है मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, इन्फ्लामेशन है, सिस्टाइट कोलेसिस्ट मतलब गॉल ब्लैडर की बात हो रही है, सो इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर दैट मे अकर एज एन एक्यूट और क्रोनिक प्रोसेस, एक्यूट की वजह से मतलब सडनली कुछ प्रॉब्लम हुआ एंड सडनली इन्फ्लामेशन हो गया, दैट इज एक्यूट। लॉन्ग टर्म से कुछ प्रॉब्लम था, धीरे 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 करके वो क्रोनिक हो गया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेसिस्टाइटिस, एक्यूट, क्रोनिक एंड एक्यूलस, ये 3 उसके टाइप है। एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होगा, इट इज एसोसिएटेड विद गॉल स्टोन्स जिसको हम बोलते हैं कोलेलिथियासिस, मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गया है, गॉल स्टोन्स हो गया है, सो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा तो हम बोलेंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन। क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस कैसे होता है, इट रिजल्ट्स व्हेन inefficient bile emptying and the gallbladder muscle wall disease cause a fibrotic and contracted gallbladder। okay gallbladder का काम क्या है, जो लीवर बाइल सिक्रीट कर रही है, एक्स्ट्रा बाइल गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, जब जरूरत पड़ती है डाइजेशन में गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाइल सिक्रीट रिलीज करता है। बट देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, जो बाइल जो एम्प्टी होना चाहिए वो एम्प्टी नहीं हो रहा है, अच्छे से अंदर ही पड़ा रहा है, बिकॉज उसके मसल्स फाइब्रोटिक हो गए हैं या तो कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर हो गया है, सो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से वहां पर जो बाइल है वो अक्यूमुलेट होता ही रहेगा, निकल नहीं पा रहा है, सो उसकी वजह से क्रोनिक धीरे 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 होगा बट क्रोनिक होगा। एंड गॉल स्टोन में क्या था, आज पेशेंट को एकदम ठीक है, अचानक से गॉल स्टोन हुआ है, वो फंस गया है, तो अचानक से सडनली कल सिम्टम्स दिखेंगे, बिकॉज दैट इज एक्यूट, क्रोनिक धीरे 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 होगा, सो या दैट इज कॉल्ड एज क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस। एंड acalculous cholecystitis में क्या होगा, it occurs in the absence of gallstones and it is caused by bacterial invasion via lymphatic or vascular system। इसमें ना स्टोन है ना गॉल ब्लैडर के मसल्स में प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया एंटर हो गया है गॉल ब्लैडर में और बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गया है। सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ कोलेसिस्टाइटिस, एक्यूट, क्रोनिक, acalculous। अब कोलेसिस्टाइटिस होगा तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, नोजिया, वॉमिटिंग होगा पेशेंट को, इंडाइजेशन होगा, बेल्चिंग, सावर बर्प होंगे, फ्लैक्चुलेंस, गैस पास ज्यादा हो जाएगा, एपिगैस्ट्रिक पेन दैट रेडिएट्स टू द राइट शोल्डर और स्कैपुला, पेन होगा एपिगैस्ट्रिक रीजन में, धीरे धीरे वो रेडिएट होकर राइट साइड हो जाएगा, राइट शोल्डर में, सो ये चीज ध्यान रखनी है। शोल्डर पेन कौन सी कंडीशंस में होता था, पेन रेडिएट होके शोल्डर तक कौन सी कंडीशंस में जाता है, फाइंड इट आउट, कल फाइंड करके आना। देयर आर 3 conditions in which the pain can radiate from that original position and can go to the shoulder।
सो वहां तक रेडिएट हो सकता है। देन पेन लोकलाइज टू राइट अपर क्वाड्रेंट एंड ट्रिगर बाय हाई फैट और हाई वॉल्यूम ऑफ मील। राइट साइड ज्यादा पेन होगा बिकॉज गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। 9 क्वाड्रेंट्स है, अगर हम सिर्फ 4 में डिवाइड करें तो राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर, वो 4 होंगे, और 9 में डिवाइड करें तो वो हाइपोकॉन्ड्रिया का होगा। सो पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा एंड पेन ज्यादा होगा, ट्रिगर होगा। कब होगा? जब पेशेंट तला हुआ हाई फैट फूड खाएगा या ज्यादा मील्स ले लेगा तब। गार्डनिंग एंड रिजिडिटी एंड रीबाउंड टेंडरनेस होगा, एकदम पेशेंट ऐसे गार्ड करके बैठेगा, आप पाल्पेशन करोगे तो आपको एब्डोमेन एकदम रिजिड हार्ड लगेगा। एंड रीबाउंड टेंडरनेस होगी, मतलब रीबाउंड टेंडरनेस, ટચ यस, કર્યા પછી પેન થાય. हाँ, टच करने के बाद जब हम रिमूव करते हैं हाथ तब पेशेंट को पेन होगा। देन मास पाल्पेटेड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट, अगर हम पाल्पेशन करेंगे तो इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग होगा, सो हमें कुछ फील होगा राइट अपर क्वाड्रेंट में, वी कैन पाल्पेट द मास। दिस इज द हॉलमार्क साइन ऑफ कोलेसिस्टाइटिस, दैट इज मर्फीज साइन। वो इंपॉर्टेंट साइन है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको नर्स ने असेसमेंट किया है, नर्स आइडेंटिफाइड द पॉजिटिव मर्फीज साइन, सो आपको पता चलना चाहिए कि पेशेंट को कोलेसिस्टाइटिस हुआ है। व्हाट इज मर्फीज साइन? होगा क्या, कैसे टेस्ट करोगे आप मर्फीज साइन? The patient cannot take a deep breath when the examiner's fingers are passed below the hepatic margin because of pain. Now आप पूरा palpation कर रहे थे abdomen, आप धीरे धीरे ये जो रिब्स है नीचे आए, धीरे धीरे आपने नीचे आना स्टार्ट किया, हिपेटिक मार्जिन जैसे ही एंड हुई, आपका हाथ वहां पर आया एंड आप पेशेंट को बोलोगे टेक अ डीप ब्रीथ, पेशेंट ब्रीथ कर ही नहीं पाएगा बिकॉज आपने पाल्पेशन किया हुआ है, दबाया हुआ है, एंड पेशेंट डीप ब्रीथ करेगा तो पेशेंट को पेन होगा। सो दिस इज अ पॉजिटिव मर्फी साइन विच इज present in cholecystitis. Then elevated temperature due to inflammation, tachycardia and sign of dehydration. ये उसकी sign and symptoms है of cholecystitis. So this is all about cholecystitis. Next topic है biliary obstruction, that we can call this as choledolithiasis. मतलब वहां पर क्या है, stone formation हो गया है। तब उसमें क्या होगा, अगर कोलेडोलिथियासिस होगा तो क्या होगा, देयर विल बी जॉन्डिस, कि बिकॉज जो बाइल है वो निकल नहीं पा रहा है एक्सेस बिलीरुबिन की वजह से, वो अक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में। डार्क ऑरेंज एंड फोमी यूरिन, जॉन्डिस में कैसा यूरिन होता है वैसा यूरिन होगा। स्टीएटोरिया होगा। व्हाट इज स्टीएटोरिया? What is steatorrhea? Rhinorrhea. Perspiration. What is steatorrhea? તમે લખ્યું છે તો કન્ફ્યુઝ થઈ જાવ છો, એવું ના ચાલે. What is steatorrhea? Online students, मैंने सिखाया है, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, What is steatorrhea बोलो। fat in फैट इन स्टूल, ऑयली स्टूल होंगे बिकॉज बाइल का काम है फैट डाइजेशन करना, फैट डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो स्टूल ऑयली होंगे। डोंट गेट कंफ्यूजिंग राइनोरिया एंड स्टेटोरिया। सो स्टेटोरिया मतलब ऑयली स्टूल, फैट इन स्टूल, कैसे भी आप याद रख सकते हो। एंड क्ले कलर्ड फीसिस होंगे, डार्क कलर के होंगे, जॉन्डिस में कैसा होता है वैसे। प्रूरिटस होगा। व्हाट इज प्रूरिटस? व्हाट इज प्रूरिटस? व्हाट इज प्रूरिटस? ऑनलाइन स्टूडेंट, Itching. itching. So that is called as pruritus. ओके, सो ये उसके साइन एंड सिम्टम्स है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन के होंगे, बट ऑब्स्ट्रक्शन के भी साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखेंगे। नेक्स्ट इंटरवेंशन हम क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है या डायरेक्ट इन्फ्लेमेशन हुआ है। इंटरवेंशन क्या करेंगे, मेंटेन एनपीओ स्टेटस ड्यूरिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग एपिसोड्स, बिकॉज एस्पिरेशन के रिस्क बढ़ जाएंगे। सो नोजिया वॉमिटिंग पेशेंट को होता ही है, सो एनपीओ कर देना है। मेंटेन एनजी डीकम्प्रेशन एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सीवियर वॉमिटिंग, अगर सीवियर वॉमिटिंग हो रहा है तो एनजी डीकम्प्रेशन मेंटेन करेंगे। व्हाट इज दिस एनजी डीकम्प्रेशन? what do you mean by NG decompression? क्वेश्चन में लिखा हो कि डॉक्टर हैज एडवाइस फॉर NG decompression, मतलब ऑर्डर्स दे आपको, तो क्या समझोगे आप? मतलब NG decompression मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट कैसे ओपन, मतलब ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે NG ટ્યુબ ઇન્સર્ટ કરી પછી જે બહાર હોય એનું ઉપરનું ખોલી દેવાનું, તો continue NG suction.
કન્ટિન્યુઅસ એનજી સક્શનિંગ કરવાનું. સો એના લીધે શું થશે કે જે જીઆઈ કન્ટેન્ટ છે બધું સક્શન થઈ જાય, તો સ્ટમક ડીકમ્પ્રેસ થઈ જાય. सो मेंटेन एनजी ट्यूब डीकम्प्रेशन. अगर सीवियर वॉमिटिंग है तो हमें एनजी ट्यूब कंटिन्यूअस सक्शन पर रखना होगा, जिसको हम बोलते हैं एनजी ट्यूब डीकम्प्रेशन, एनजी डीकम्प्रेशन. Administer antiemetics as prescribed for nausea and vomiting. Administer analgesics as prescribed to relieve pain and reduce spasm. पेशेंट को बहुत पेन होगा तो उसके लिए एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हो. Administer antispasmodic anticholinergics as prescribed to relax the smooth muscles. Instruct the client with chronic cholecystitis to eat small high fiber low fat meals. अगर उसको क्रोनिक है मतलब वो बॉल खराब हो गई है, धीरे 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 वो प्रोग्रेस कर रहा है, सो पेशेंट को बोलना है कि स्मॉल मील्स ले एंड लो फैट डाइट ले, मतलब तला हुआ जिस ऑयली फूड है ऐसा ना खाए, एंड हाई फाइबर ले तो फटाफट एम्प्टी हो जाए. Instruct the client to avoid gas forming foods because distension होगा, प्रॉब्लम होगा, and prepare the client for non-surgical and surgical procedures as prescribed. Non-surgical and surgical procedures के लिए हमें पेशेंट को रेडी करना होगा. What is the non-surgical procedure for cholecystitis? जो सर्जिकल नहीं बोल सकते हम. इन्वेजिव है, नो, इन्वेजिव है बट नॉन सर्जिकल है. Okay, that is also a non-surgical BG. We have already studied, which is invasive but non-surgical. Online students, सर्जिकल प्रोसीजर में लेप्रोस्कोपी, इंसिजन, लेप्रोस्कोपी करके या इंसिजन रख के गॉल ब्लैडर रिमूव करेंगे, स्टोन रिमूव करेंगे, दैट इज सर्जिकल. नॉन सर्जिकल, इट इज इन्वेजिव बट वी आर नॉट पुटिंग एनी इंसिजन और एनी होल. इन्वेजिव है बट कुछ भी ऐसे कट नहीं कर रहे हम कुछ भी. सो वो कौन सी प्रोसीजर होगी which can be done in cholecystitis और कोलेडोलिथियासिस, दोनों में किया जा सकता है. ERCP, online students, ERCP, what is ERCP? What is ERCP? Come on, we have. એન્ડોસ્કોપ ઇન્સર્ટ કરીને આપણે કરતા હતા વિઝ્યુલાઇઝેશન. हाँ, एंड उसमें हमने देखा था कि अगर ट्रीटमेंट भी करनी हो तभी हम कर सकते हैं, तो अगर स्टोन है तो तभी हम रिमूव कर देंगे, राइट. सो दिस इज अ नॉन सर्जिकल. हमने इन्वेजिव तो किया बट सर्जरी नहीं की है. सो कोई भी जो भी डॉक्टर ने बोला है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है. सो अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, तो हमें कॉज पता है क्यों हुआ, ड्यू टू दैट स्टोन, and doctor has given order for the non-surgical procedure. So what you will do? So हमें ERCP के प्री प्रोसीजर स्टेप्स फॉलो करने होंगे, बिकॉज नॉन सर्जिकल मतलब ERCP लेजर से भी होता है. जैसे किडनीज में क्या होता है, किडनी का स्टोन रिमूव करने के लिए डॉक्टर बाहर से वाइब्रेशन करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट ERCP इज ऑल्सो अ नॉन सर्जिकल. सर्जिकल इंटरवेंशंस कौन से, तो कोलेसिस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, लेप्रोस्कोपी से हम कर सकते हैं, एंड कोलेडो को लिथोटोमी. लिथोटोमी मतलब रिमूवल ऑफ स्टोन. सो इट रिक्वायर्स इंसिजन इनटू द कॉमन बाइल डक्ट टू रिमूव द स्टोन. एक इंसिजन रखेंगे कॉमन बाइल डक्ट में, जहां पर सिस्टिक एंड हिपेटिक डक्ट कंबाइन होती है, वहां पर एक इंसिजन रखेंगे एंड स्टोन को रिमूव कर देंगे. सर्जिकल प्रोसीजर्स आर कॉमनली परफॉर्म बाय लेप्रोस्कोपी. अब तो कोई भी लीस्ट इन्वेजिव ही करते हैं, कोई भी मेजर इंसिजन रख के सर्जरी नहीं करते डॉक्टर. मेजोरिटी ऑफ सर्जरी जितना हो सके उतना लीस्ट इन्वेजिव करके करते हैं. लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बेस्ट है, उससे भी कम करना है तो रोबोटिक. ओके, अब सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या लेंगे? सो मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय पेन एट द इंसिजनल साइट. यहाँ पर पेन होगा, सो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. एनकरेज कॉफिंग, डीप ब्रीथिंग, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री every 2 hours to prevent the respiratory complication. Early ambulation encourage करवाना है. Instruct the client about splinting the abdomen to prevent the discomfort during coughing. Patient cough करेगा तो दर्द होगा, तो ऐसे splint करना है इंसिजन, पीलो से, हाथ से, किसी से भी. Administer antiemetics as prescribed for nausea and vomiting. Administer analgesics for pain relief. पेन रिलीफ के लिए एनाल्जेसिक देंगे. Maintain NPO status and NG tube suction as prescribed.
पेशेंट को एनपीओ ही रखना है हमें, एंड कंटिन्यूअस सक्शन चालू रखना है. Advance the diet from clear liquid to solid when prescribed and as tolerated by client. डॉक्टर अब बोले कि नाउ पेशेंट को आप खाना दे सकते हो, एनपीओ ब्रेक करना है तो ऑलवेज क्लियर लिक्विड, फुल लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड, वैसे धीरे धीरे ही प्रोग्रेस करना है जितना पेशेंट टॉलरेट कर सके. मेंटेन एंड मॉनिटर ड्रेनेज फ्रॉम टी ट्यूब if present. Teach the client about its care and client will be discharged with it in place. Okay. पेशेंट, हमें जो टी ट्यूब हमने प्लेस की है वो हमें देखना है, मेंटेन करना है कि प्रॉपर ड्रेनेज हो रहा है कि नहीं. एंड पेशेंट को भी सिखाना है कि उसकी केयर कैसे करनी है, बिकॉज पेशेंट को भी हम टी ट्यूब के साथ ही घर भेजेंगे. व्हाट इज टी ट्यूब? देखा है टी ट्यूब कोलेसिस्टेक्टोमी में, या फिर कोलेसिस्टेक्टोमी या तो कोलेडोकोलिथियासिस करते हैं. कोलेडोकोलिथियासिस में उतना ज्यादा नहीं रखते, बट कोलेसिस्टेक्टोमी करेंगे तो उसमें टी ट्यूब फॉर श्योर होगी. देखा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैज एनीवन सीन टी ट्यूब? देखी है कभी? No, ma'am. यस. ओके, सो लेट मी शो यू. दिस इज अ टी ट्यूब. देखो, ये सर्जरी की है. यू कैन सी हियर, ये हिपेटिक डक्ट है एंड ये सिस्टिक डक्ट है. गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया है, सो यहाँ पर सूचर्स ले लिए हैं. देखो, देखा? सो जो टी ट्यूब है वो ऐसे टी शेप की है, इसीलिए उसको टी ट्यूब बोलते हैं. कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ऐसे डॉक्टर्स इंसर्ट करेंगे, और ये जो भी ड्रेनेज, एक्सेसिव ड्रेनेज आएगा, बिकॉज गॉल ब्लैडर तो स्टोर कर नहीं पाएगा, गॉल ब्लैडर है ही नहीं. सो इनिशियली आफ्टर सर्जरी ये टी ट्यूब इंसर्ट की जाती है, जिसमें से एक एब्डोमेन पर एक होल होगा जहां से वो टी ट्यूब इंसर्ट होगी, एंड वो डायरेक्टली कॉमन बाइल डक्ट के अंदर इंसर्ट होगी, एंड बाहर एक पाउच हम अटैच कर देंगे जहां पर वो बाइल स्टोर होगा, ड्रेनेज बैग होगी. सो ये हो गई टी ट्यूब. सो ये जो टी ट्यूब है उसकी पेटेंसी हमें मेंटेन करनी है. अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो जो बाइल है वो कलेक्ट ही नहीं हो पाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा. पेशेंट को ये बैग के साथ ही घर भेजना है. आफ्टर सम टाइम लाइक 1 वीक के बाद पेशेंट फिर से आएगा फॉलोअप के लिए, एंड फिर हम टी ट्यूब निकाल देंगे एंड वो ड्रेसिंग करके क्लोज कर देंगे. अंडरस्टैंड व्हाट इज टी ट्यूब? Yes. No, it is only called as T tube. Okay. So let's see box 49.8 care of T tube. जब हॉस्पिटल में है तब भी क्या केयर करनी है, घर पे जाके भी पेशेंट को सेम ही केयर करनी है. So let's see its purpose and description. T tube है क्या, क्यों लगाते हैं, वो देखते हैं. So T tube is placed after surgical exploration of a common bile duct. The tube preserves the patency of the duct and ensures the drainage of bile until edema resolves and bile is effectively drained into the duodenum. So surgery करने के बाद जब हमने कॉमन बाइल डक्ट को ओपन किया, सर्जरी की, स्टोन रिमूव किया या गॉल ब्लैडर रिमूव किया, तो उसके बाद उसकी पेटेंसी को मेंटेन रखने के लिए टी ट्यूब इंसर्ट की जाती है. बिकॉज कहीं पे भी सर्जरी हो, सर्जरी इज समथिंग इंजरी, तो उसके बाद इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा, एडिमा, सिक्रीशन, सब कुछ बढ़ जाएगा. सो देयर विल बी ब्लॉकेज एंड वी डोंट वांट अ ब्लॉकेज. सो उसकी पेटेंसी ओपन करने के लिए, हम ओपन रखने के लिए हम टी ट्यूब इंसर्ट करेंगे जब तक कि एडिमा रिजॉल्व नहीं हो जाता, नॉर्मल जो ड्रेनेज है बाइल का वो डिओडिनम में हो नहीं जाता तब तक. A gravity drainage bag is attached to the T tube to collect the drainage. एक बैग अटैच कर देंगे टी ट्यूब के साथ जो सारा ड्रेनेज कलेक्ट कर देगा. एक बार पेशेंट हील हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, फिर हम उसको निकाल देंगे. इंटरवेंशंस क्या केयर करनी है वो देखते हैं. प्लेस द क्लाइंट इन सेमी फाउलर्स पोजीशन टू फैसिलिटेट द ड्रेनेज. पेशेंट को सेमी फाउलर्स पोजीशन में रखना है कि ड्रेनेज निकल जाए. मॉनिटर द आउटपुट एंड द कलर, कंसिस्टेंसी, ओडर ऑफ द ड्रेनेज. आउटपुट कितना निकला, कितना ड्रेनेज निकला, कैसा कलर है, कंसिस्टेंसी कैसी है, थिक है, थीन है, कैसा है, कुछ ओडर आ रही है कि नहीं, वो सब कुछ हमें मॉनिटर करना होगा, डॉक्यूमेंट करना होगा. रिपोर्ट सडन इंक्रीज इन द बाइल आउटपुट टू द पीएससीबी. अचानक से, नॉर्मली ऐसा हो रहा था कि पर आवर 20 ml निकल रहा था, अचानक से 100 हो गया, 50 हो गया, सडनली इंक्रीज हो गया, तो पेशेंट को, पीएससीबी को इमीडिएटली नोटिफाई करना होगा कि सडनली बाइल आउटपुट इंक्रीज हो गया है. मॉनिटर फॉर इन्फ्लामेशन एंड प्रोटेक्ट द स्किन फॉर इरिटेशन. यस, इन्फ्लामेशन ना हो जाए एंड इरिटेशन, वहां से बाइल निकल रहा है तो अगर लीकेज हुआ चेंजिंग के वक्त या कुछ भी, तो इरिटेशन, स्किन इरिटेट हो सकती है. तो सारी चीजें हमें चेक करनी है. कीप द ड्रेनेज सिस्टम बिलो द लेवल ऑफ गॉल ब्लैडर. यस, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा नहीं कि यहाँ से इंसर्ट किया है, ड्रेनेज सिस्टम भी साथ में है, तो फिर ग्रेविटी वर्क कैसे करेगी. इट शुड बी ऑलवेज बिलो द गॉल ब्लैडर. वो लेवल है उससे नीचे होना चाहिए, तभी ग्रेविटी वर्क करके वो ड्रेनेज हो पाएगा.
Monitor for foul odor and purulent drainage and report its presence to the PSCP. Foul odor आ रही है, purulent drainage, पस वाला drainage निकल रहा है, उसका मतलब इन्फेक्शन हो गया। एंड इमीडिएटली अगर ऐसा हो तो PSCP को बोलना है, पेशेंट को भी सिखाओगे कि घर पे जाके भी ऐसा हो तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। Avoid irrigation, aspiration, clamping of T-tube without PSCP's prescription. इरिगेशन नहीं कर सकते, इंस्टिल करके निकाल नहीं सकते, एस्पिरेशन नहीं कर सकते, क्लैंप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं एंड वो भी रिटर्न ऑर्डर्स है, वर्बली बोल दिया तो भी नहीं, आपको बोलना है प्लीज मुझे लिख के दो, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपके ऊपर ब्लेम आएगा। सो वो डॉक्टर से रिटर्न ऑर्डर दिया है कि यू कैन क्लैम्प, यू कैन एस्पिरेट, यू कैन इरिगेट, तभी आप कर सकते हो। As prescribed, clamp the tube before a meal and observe for abdominal discomfort or distension, nausea, chills or fever. Unclamp the tube if nausea and vomiting occurs. अब हमने सर्जरी कर दी है, टी ट्यूब ड्रेनेज भी ठीक हो गया है, हम ऑब्वियसली कुछ भी लाइक फीडिंग है तो जब पेशेंट ओरल फीडिंग ले पाता है तभी हम एनजी ट्यूब रिमूव करते हैं, अब हमें लगता है तो। सो इसमें भी ऐसा करना है, बाइल की वजह से डाइजेशन में हेल्प होती है। सो पहले क्या करेंगे, पेशेंट अब ओरली टॉलरेट कर पा रहा है, सो इमीडिएटली पहले निकाल नहीं देना है, ट्यूब को क्लैंप कर देना है। फिर देखना है कि हमने ट्यूब क्लैंप कर दी तो जो उसका नॉर्मल सिक्रेशन है वो ही होगा, सीधा डिओडिनम में जाएगा। तो देखना है कि पेशेंट को प्रॉपरली डाइजेशन हो रहा है कि नहीं, उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है कि नहीं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब पेशेंट का डाइजेशन नॉर्मली स्टार्ट हो गया। बट अगर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो गया खाने के बाद, डिस्टेंशन हो गया, नोजिया स्टार्ट हो गया, चिल्स फीवर आ गए, वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गया, उसका मतलब कि अभी भी अच्छे से काम नहीं हो रहा है। सो इमीडिएटली हमें ओपन कर देना है क्लैंप एंड नाउ वी कैन नॉट रिमूव द टी ट्यूब राइट नाउ। फिर से हमें वेट करना होगा, फिर पेशेंट टॉलरेट कर पाए फिर हम रिमूव करेंगे। सो चेकिंग करने के लिए, जैसे कैथेटर में भी होता है कि पेशेंट सेल्फ वॉइड सेंसेशन आ रहा है कि नहीं तो हम क्लैम्प करके रखते हैं ना, सेम इसमें भी ऐसा ही करना है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट cholecystitis. Okay, next condition is cirrhosis. What do you mean by cirrhosis? Cirrhosis. Okay, online students, what is cirrhosis? लीवर अगर सीरोस हो जाए तो फिर लीवर इज द ओनली ऑर्गन इन अवर बॉडी विच कैन रीजनरेट बाय इटसेल्फ। अगर हम 30% पोर्शन किसी के अंदर ट्रांसप्लांट करें कि 30 में से पूरा लीवर बन सकता है। इट इज द ओनली ऑर्गन विथ अ रीजनरेटिंग कैपेसिटी। अगर सीरोस हो गया तो फिर वो रीजनरेट हो सकता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय सीरोसिस? टेल मी। Online students, I'm asking something. Are you there or not? liver damage. ओके, लीवर डैमेज हो गया है, उसको हम सिरोसिस भी बोलते हैं। ओके, दिस इज द फिगर, यू कैन सी हियर, ये जो फिगर्स है उसमें लीवर डैमेज है कि हेल्दी लीवर ऐसा होता है 100% फंक्शनिंग होता है। धीरे धीरे ये फैटी लीवर हो जाएगा। फैटी लीवर में 70 to 80% फंक्शन ही रहेगा। फैटी लीवर में से लीवर फाइब्रोसिस होता है एंड देन सिरोसिस होता है जिसमें 2 to 7% ही उसका फंक्शनिंग होता है। सिरोसिस एक बार हो जाए तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता। फैटी में वो रिकवर हो सकता है एंड लीवर फाइब्रोसिस में कम चांसेस है, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि ना भी हो, देयर आर चांसेस बट वेरी लेस चांसेस। बट सिरोसिस हो गया तो फिर वो नहीं हो पाएगा। सो सिरोसिस इज अ क्रोनिक progressive liver disease of a liver characterized by diffuse degeneration and destruction of hepatocytes. जो हिपेटोसाइट्स है, लीवर के जो सेल्स है उसको हम हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। धीरे धीरे वो हिपेटोसाइट्स डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। एक बार पेशेंट का लीवर फाइब्रोसिस हो गया तो फिर वो बढ़ेगा ही, सिरोसिस हो जाएगा, सिरोसिस के बाद लीवर कंप्लीटली बंद कर देगा फंक्शन। सो वो वापस नहीं आएगा, अब वो धीरे धीरे प्रोग्रेस ही करेगा। रिपीटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटिक सेल्स कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू। ये बार बार जो डिस्ट्रॉय हो रहे थे हेपेटिक सेल्स अब उसमें स्कार टिश्यू बन जाएंगे। स्कारिंग हो गया फिर वो अब नॉर्मल नहीं हो सकता, सो स्कार टिश्यू बन जाएगा। अर्ली साइंस आर वेग एंड नॉन स्पेसिफिक। यस, लीवर अगर डैमेज हो रहा है तो जो उसके अर्ली साइंस है ना वो वेग वेग मतलब पता नहीं चलेगा कि ये लीवर डैमेज के ही साइंस है। सिम्टम्स आएंगे बट पेशेंट रिलेट नहीं कर पाएगा कि उसके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। स्पेसिफिक नहीं होंगे टू द लीवर डैमेज, जनरल सिम्टम्स दिखेंगे।
assess for fatigue, significant weight changes, GI symptoms, anorexia, vomiting, abdominal pain and liver tenderness. Yes, देखो fatigue होता है, वेट चेंजेस स्टार्ट हो जाएगा, जीआई सिम्टम्स होंगे, तो पेशेंट को आइडिया ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली लीवर में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए वो नॉन स्पेसिफिक है, वेग है. देन एब्डोमिनल पेन होगा, एनोरेक्सिया वॉमिटिंग होगा एंड लीवर टेंडरनेस होगा. सो ये उसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स है. Cirrhosis has many causes and is due to chronic damage and injury to the liver cells. Cirrhosis बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है, बट cirrhosis कब होगा? क्रोनिक, लंबे टाइम से पेशेंट का लीवर खराब है तभी cirrhosis होता है. ऐसा नहीं, लाइक फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन हुआ, बाहर का कुछ खा लिया, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो गया, सो जरूरी नहीं है कि उसमें सिरोसिस हो जाएगा. पेशेंट को जॉन्डिस होगा, पेशेंट देन ट्रीटमेंट पर जाएगा तो फिर नॉर्मल भी हो जाएगा, बट लंबे टाइम से उसका लीवर डैमेज ही है तब सिरोसिस हो सकता है. एंड उसके रीजंस क्या है? द मोस्ट कॉमन आर क्रोनिक हेपेटाइटिस सी, बहुत लंबे टाइम से हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है तो लीवर सिरोसिस होगा. अल्कोहलिज्म, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है लंबे टाइम से तो फिर लीवर डैमेज हो जाएगा. नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, दैट इज NAFLD. कुछ पर्सन ऐसे है कि अल्कोहल भी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे, बट फैटी फूड का कंजप्शन ज्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज. सो फैटी लीवर डिजीज की वजह से भी लीवर सिरोसिस हो सकता है. एंड नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, मतलब सेम है, जो हेपेटोसाइट्स है उसके अंदर ऑयल अक्यूमुलेट हो गया है, स्टीएटो वर्ड ऑयल के लिए है. सो इन शॉर्ट, विदाउट कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीवर डैमेज हो गया ड्यू टू हाई फैट फूड. जो भी पर्सन ज्यादा फैटी फूड खाता है उसको फैटी लीवर हो जाता है. एंड फैटी लीवर दैट इज नॉट गुड. फिर पेशेंट को लाइक डाइट चेंज करना पड़ता है, लीवर को इम्प्रूव करना पड़ता है. फैटी लीवर सेकेंड स्टेज है तो उससे नॉर्मल हो सकता है. कॉम्प्लिकेशंस क्या है? अगर सिरोसिस हो गया, एक बार कंप्लीटली लीवर डैमेज हो गया, तो लीवर डैमेज की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? सो फर्स्ट है पोर्टल हाइपरटेंशन. जस्ट लाइक अदर सर्कुलेशन, लीवर का भी सर्कुलेशन है जिसको हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं, वो सर्कुलेशन में हाइपरटेंशन हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा. सो परसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्रेशर इन द पोर्टल वेन दैट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो. जो पोर्टल वेन्स थी हेपेटिक सर्कुलेशन की, पोर्टल सर्कुलेशन की, वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो गई ड्यू टू सिरोसिस. तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्रेशर हाई होगा. सो कंटिन्यूअसली परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर को हम बोलेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है असाइटिस. Ascites मतलब fluid accumulation in the peritoneal cavity. So accumulation of the fluid in the peritoneal cavity that results from venous congestion of the hepatic capillaries. Yes, कंजेशन, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ब्लड फ्लो वहां पर ही. आपने देखा है कि जब वीनस रिटर्न अच्छे से नहीं होता तो वो जो ब्लड है या जो भी फ्लूइड है वो सीप आउट हो जाता है वेसल्स में से एंड आसपास स्टोर हो जाएगा. तो सेम ऐसा ही होता है. वीनस कंजेशन, वीनस ब्लड फ्लो, पोर्टल वेन सी, उसमें ब्लड फ्लो ऐसे जमा हुआ था, सो धीरे धीरे वो फ्लूइड सीप आउट हो गया, लीक होके पेरिटोनियल स्पेस में चला गया. कैपिलरी कंजेशन लीड टू प्लाज्मा लीक एंड डायरेक्टली फ्रॉम द लीवर सरफेस टू द पोर्टल वेन, सीधा वो लीक हो जाएगा एंड वहां पर अक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से असाइटिस होता है. थर्ड कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग इसोफेजियल वराइसिस. व्हाट इज इसोफेजियल वराइसिस? वी हैव कंप्लीटेड दिस. That is bleeding esophageal varices. Esophageal varices है टेस्ट. Online students, you are correct, but change करो. Dilated tortuous vein. Dilated tortuous vein, एकदम vein dilate થઈ ને વાંકી ચૂકી થઈ જાય, that is esophageal varices. Due to portal hypertension, high blood pressure, वो vein rupture हो जाएगी तो हो जाएगा bleeding esophageal varices. So fragile thin walled distended esophageal vein, जिसको हम बोलेंगे esophageal varices, that become irritate and get rupture due to portal hypertension. तो अगर वो rupture हो गई तो ब्लीडिंग इसोफेजियल वराइसिस होगा एंड दिस इज द इमरजेंसी सिचुएशन. अगर पेशेंट को ब्लीडिंग वाली इसोफेजियल वराइसिस होगी तो एक दो बार हिमेटेमेसिस होगा एंड पेशेंट विल डायरेक्टली गो अप, फिर पेशेंट की डेथ हो जाएगी. सो वो बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है. फोर्थ कॉम्प्लिकेशन है कोएगुलेशन डिफेक्ट्स, बिकॉज लीवर इज द मेन ऑर्गन फॉर कोएगुलेशन. वो हेल्प करता है फैक्टर्स बनाने के लिए, वो ही
डैमेज हो जाएगा तो फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनेंगे नहीं एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे. सो डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ बाइल फैट्स इन द लीवर प्रिवेंट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन. यस, हमारी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर होता है, बट उसके लिए फैट भी तो होना चाहिए. लीवर ही डैमेज हो गया है, बाइल सीक्रेट नहीं हो रहा है, सो फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर ही नहीं होंगे. फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, ये टॉपिक के लिए? विच आर द फैट सॉल्युबल विटामिन? ADEK. ADEK. और यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट होगा? क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? K. विटामिन के. सो ऑब्वियसली कोई भी फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर नहीं हो रहा है तो के भी स्टोर नहीं होगा. नाउ विदाउट विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक 2, 7, 9, 10 वो भी नहीं होंगे एंड काइंड इज प्रोन टू ब्लीडिंग एंड इजी ब्रूसिंग. अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स ही नहीं होंगे तो उसको ब्लीडिंग कभी भी हो सकता है, ब्रूसिंग भी हो सकता है. सो ये फोर्थ कॉम्प्लिकेशन थी. फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन इज जॉन्डिस. सो occurs because the liver is unable to metabolize the bilirubin and because the edema, fibrosis and scarring of hepatic bile ducts interfere with the normal bile and bilirubin secretion. लीवर खराब हो गया है, सो जो बिलीरुबिन जो मेटाबोलाइज होना चाहिए, बिलीरुबिन हमारी बॉडी में सीधा बिलीरुबिन नहीं निकलता है, लीवर बिलीरुबिन को ब्रेक कर देता है, फिर बिलीरुबिन एक्सक्रीट होता है. लीवर डैमेज हो गया है, बिलीरुबिन मेटाबोलाइज ही नहीं हो पाएगा. बिलीरुबिन आता कहाँ से है? जॉन्डिस कब होता है? नियोनेटल जॉन्डिस होता है, समटाइम्स ऐसे ही जॉन्डिस हो जाता है. bilirubin level elevated से क्या है हाँ, बट बिलीरुबिन की कहाँ से आया? और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन ऑफ मोलासिस. आरबीसी. आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे तो उसमें से बिलीरुबिन निकलेगा. अब लीवर का काम क्या है? वो बिलीरुबिन को ब्रेक डाउन करना, तो इजीली वो बॉडी से निकल पाए यूरिन एंड स्टूल के फॉर्म में से. सो लीवर का काम ये है, बट लीवर डैमेज हो गया है तो बिलीरुबिन मेटाबोलाइज होगा नहीं होगा, पूरा बिलीरुबिन नहीं निकल पाएगा. इट शुड बी ब्रेक डाउन टू कम आउट फ्रॉम द बॉडी. अब वो ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं है तो वो बॉडी में ही रहेगा. सो वो जहां पर भी एक्यूमुलेट हो जाएगा, येलोइश कलर देखने को मिलेगा. फिर और क्या प्रॉब्लम हुआ है? एडिमा हो गया है, लीवर डैमेज की वजह से एडिमा, फाइब्रोसिस, स्कारिंग हो गया है जो डक्ट्स है, हिपेटिक डक्ट. सो नॉर्मल जो बाइल सिक्रेशन होना चाहिए, बिलीरुबिन का जो सिक्रेशन होना चाहिए वो भी नहीं होगा एंड वो जमा होते रहेगा. सो वहां पर भी उसकी कैपेसिटी है, कितना जमा हो पाएगा. सो वो फिर लीक हो जाता है सराउंडिंग टिश्यूज में, पूरी बॉडी में फैल जाता है. सो इसीलिए पेशेंट येलो दिखता है. सो जॉन्डिस इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर. देन सिक्स कॉम्प्लिकेशन है पोर्टल सिस्टमिक एनसेफेलोपैथी. मतलब एनसेफेलोपैथी मतलब एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी का मतलब क्या? डाई एनसेफेलोन कहाँ पर है? दिस इज ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज एनसेफेलोपैथी? रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, वैसे ही डाइएन्सेफेलोपैथी. पथी मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि वो डैमेज हो गया है. क्या डैमेज हो गया? रेटिनोपैथी में रेटिना डैमेज हो गया, नेफ्रोपैथी में किडनीज डैमेज हो गए, न्यूरोपैथी में नर्व्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया. एनसेफेलोपैथी, डाइएन्सेफेलोन कहाँ पर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो चलो. इतने सारे मैंने क्लू दे दिए आपको सोचने के लिए. इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, डाइएन्सेफेलोन. सो ब्रेन डैमेज हो सकता है ड्यू टू लीवर डैमेज. सो लीवर डैमेज हो गया है, पोर्टल सिस्टम जो है उसकी, उसमें हाइपरटेंशन हो गया है, सिरोसिस हो गया है. पोर्टल सर्कुलेशन का काम क्या है हमने आगे ही देखा था. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन? मतलब हिपेटिक डक्ट्स का काम क्या था, लीवर का काम क्या था? कफर सेल्स कुछ थे, काम कर रहे थे, एनाटॉमी में देखा था. नो, सेंड नहीं करता, रिमूव करे છે બેડ બેક્ટેરિયા. सो लीवर का काम क्या है? पोर्टल सर्कुलेशन थ्रू जो सर्कुलेशन में कुछ बैक्टीरियाज है उसको निकालने का, मतलब हेल्दी ब्लड सप्लाई करने का. वो डैमेज हो गया है, सो वो ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा,
फिल्टर नहीं होगा, एंड वो ही ब्लड अगर ब्रेन में गया तो ब्रेन डैमेज हो सकता है. सो दैट इज व्हाई पोर्टल सिस्टमिक एनसेफेलोपैथी होगा. ड्यू टू लीवर फेलियर ब्रेन डैमेज हो जाएगा. सो एंड स्टेज हिपेटिक फेलियर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. एंड स्टेज हिपेटिक फेलियर हो गया है, अब ब्रेन डैमेज होगा. ब्रेन डैमेज होगा तो साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखेंगे, इम्पेयर्ड थिंकिंग, न्यूरोमस्कुलर डिस्टर्बेंसेस होंगे, nerves and muscles coordinate नहीं कर पाएंगे, caused by failure of diseased liver to detoxify the neurotoxic agents such as ammonia. Ammonia is neurotoxic. लीवर सब कुछ डिटॉक्सिफाई करेगा, बैक्टीरिया निकालेगा, देन अमोनिया को निकालेगा, बट लीवर खराब हो गया है, वो डिटॉक्सिक जो न्यूरोटॉक्सिक एजेंट्स है वो निकाल ही नहीं पा रहे, एंड वो ही ब्लड ब्रेन तरफ जा रहा है. सो ब्रेन डैमेज हो सकता है. नेक्स्ट है हिपेटोरिनल सिंड्रोम. मतलब नाम से क्या पता चल रहा है? हिपेटोरिनल सिंड्रोम. यस, ड्यू टू लीवर फेलियर रीनल भी खराब हो सकती है. सो प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर एसोसिएटेड विथ हिपेटिक फेलियर. किडनीज भी खराब हो जाएगी लीवर के साथ साथ. पता कैसे चलेगा? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन डिक्रीज इन यूरिनरी आउटपुट, एलिवेटेड BUN क्रिएटिनिन लेवल, डिक्रीज यूरिन सोडियम एक्सक्रीशन एंड इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलारिटी. पेशेंट की किडनीज खराब हो जाएगी तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ओलिग्यूरिया होगा, BUN क्रिएटिनिन सब कुछ एलिवेट हो जाएगा ब्लड के अंदर. सोडियम एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, सब कुछ रिटेन रहेगा, बॉडी ऐसे फूल जाएगी, एंड यूरिन ऑस्मोलारिटी इंक्रीज होगी, मतलब यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, बॉडी में रिटेन होगा तो कम यूरिन निकलेगा और वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा. सो ये सारे उसके साइन एंड सिम्टम्स है. सो ये 7 कॉम्प्लिकेशंस है सिरोसिस ऑफ लीवर की. ये मैंने सारी एक पेशेंट में देखी है. नेक्स्ट है असेसमेंट फाइंडिंग. अगर पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाए तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? सो सिस्टम वाइज पूरी बॉडी में उसकी असर देखने को मिलती है. सो हम सिस्टम वाइज साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे. डर्मेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या होगी? स्किन पर क्या देखने को मिलेगा? सो एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर चेंजेस देखने को मिलेंगे. आइडियली वो पतले हो जाते हैं, एक्सिला के हेयर, प्यूबिक हेयर सारे पतले हो जाएंगे. देन कैपेट मेड्यूसा. व्हाट इज कैपेट मेड्यूसा? उसका मतलब है डायलेटेड एब्डोमिनल वेन्स. यू कैन सी इन द इमेज एब्डोमेन की वेन्स ऐसे आपको डायलेटेड दिख रही है, पूरी ब्लूइश ब्लूइश दिखेगी. अगर आपने रियल में देखा होगा असाइटिस वाला सिरोसिस वाला पेशेंट तो आपको ऐसा ही दिखेगा. उसको हम बोलते हैं कैपेट मेड्यूसे. एकाइमोसिस एंड पेटेकी होगा. एकाइमोसिस, पेटेकी, परप्यूरा, ऑल दिस इंडिकेट्स. तीनों का मतलब क्या होता है? इट इंडिकेट्स देयर इज इंटरनल ब्लीडिंग. इंटरनल ब्लीडिंग. सो आप पैर में और वहां पर देख सकते हो कि एकाइमोसिस है, परप्यूरा होगा, पेटेकी होगा. इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन. जो लीवर सिरोसिस वाला पेशेंट होता है ना, आपको काला दिखेगा, स्किन पिगमेंटेशन डार्क हो जाएगी. देन जॉन्डिस होगा, पाल्मर एरिथमा होगा. यू कैन सी इन द इमेज हाथ में भी रेड रेडनेस हो गया है, सो दैट इज पाल्मर एरिथमा. प्रूरिटस होगा, ईचिंग होगा बॉडी पर, एंड स्पाइडर एंजियोमा होगा. मतलब जो वेसल्स है, आर्टरीज है स्पेसिफिकली, वो डायलेट होके ऐसे गोल गोल ब्लीड हो रही हो ना, ऐसे दिखेगा. यू कैन सी द स्पाइडर एंजियोमा ऑन द चेस्ट एंड थोरेक्स. इमेज में आपको दिखेगा. सो दैट इज स्पाइडर एंजियोमा. ये डर्मेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुए. एंडोक्राइन फाइंडिंग्स में क्या होगा? ड्यू टू लीवर डैमेज अल्डोस्टेरोन इंक्रीज होगा. देन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इंक्रीज हो जाता है. सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन भी बढ़ जाते हैं. लीवर का एक काम भी है कि एस्ट्रोजन को कम करके रखे. अगर लीवर डैमेज हो जाएगा तो एस्ट्रोजन भी बढ़ जाएंगे, मेल्स में भी बढ़ जाएंगे. सो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें देखने को मिल सकते हैं. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, एंड गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा. व्हाट इज गायनेकोमेस्टिया? व्हाट इज गायनेकोमेस्टिया? ગાયનેકોમેસ્ટિયા એન્ડોક્રાઇનમાં જ ભણ્યા આપણે. Gynecomastia is not a condition for females. Abnormal secretion, male. No, not abnormal secretion. Male ma breast enlargement. हाँ, ड्यू टू एक्सेस एस्ट्रोजन मेल्स की ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, जो हमने एंडोक्राइन में देखा था. यस, सो राइट इट डाउन, डोंट फॉरगेट नेक्स्ट टाइम. सो गायनेकोमेस्टिया होगा मेल्स में. फीमेल्स में तो ब्रेस्ट ऑलरेडी एनलार्ज होते हैं, बट मेल्स में हो जाएंगे. इम्यून सिस्टम में क्या चेंजेस होंगे? सो इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन. इन्फेक्शन फाइट करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी. ल्यूकोपेनिया होगा. मींस ल्यूकोपेनिया मींस पेनिया मतलब
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकोपेनिया, पेनिया मतलब आइटिस इन्फेक्शन, low ल्यूकोपेनिया में WBC. low level of WBC, thrombocytopenia, low level of platelets, so penia what is decreased cells, so वो होगा। then neurological system में क्या symptoms दिखेंगे, एस्टेरिक्सिस देखने को मिलेगा, वो हम देखेंगे एक डिटेल में। एस्टेरिक्सिस क्या होता है, इन शॉर्ट जब भी सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है पेशेंट को, न्यूरोमस्क्यूलर एबनॉर्मलिटी होंगी, सो पेशेंट को ट्रेमर्स आएंगे। सो जब पेशेंट को आप बोलोगे कि हाथ ऐसे सीधा करो एंड देन पेशेंट अगर ऐसे पाम ऊपर करेगा तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं एस्टेरिक्सिस। सो न्यूरोमस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, इसीलिए उसको ट्रेमर्स आते रहेंगे, उसको हम बोलते हैं एस्टेरिक्सिस। पैरेस्थेसिया ऑफ फिट, पैरेस्थेसिया मींस Numbness and tingling sensation. नम्बनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, खाली चढ़ी जो है ना पैरेस्थेसिया क्या है। सो फीट में पैरेस्थेसिया होगा। पेरिफेरल नर्व डीजनरेशन, पेरिफेरी की नर्व्स डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। पोर्टल सिस्टमिक एंसेफेलोपैथी होगा, बिकॉज पोर्टल सर्कुलेशन अब काम नहीं कर रहा है, तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, दैट इज न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग। रिवर्सल ऑफ स्लीप वेक पैटर्न, उसकी पैटर्न चेंज हो जाएगी। हम कैसे रात में सो जाते हैं दिन में जगते हैं, पेशेंट दिन में सो जाएगा रात में जगेगा, पूरी रिवर्स हो जाएगी। सेंसरी डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये सारे न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स है। लंग्स में पल्मोनरी फाइंडिंग्स में क्या होगा, फ्लूइड अक्यूमुलेशन की वजह से डिज्निया होगा, हाइड्रोथोरेक्स होगा, पानी भर जाएगा लंग्स में। न्यूमोथोरेक्स में तो एयर होती है, बट इन शॉर्ट फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो हाइड्रोथोरेक्स होगा, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा बिकॉज पेशेंट ज्यादा ट्राई करेगा, एंड हाइपोक्सीमिया होगा। हाइपोक्सिया लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सीमिया लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। सो वो सब चीजें देखने को मिलेगी। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सब कुछ होगा ड्यू टू कंजेशन, जो कंजेशन पल्मोनरी कंजेशन हो जाता है, पानी भर जाता है, उसी लिए। रीनल में क्या होगा, हिपेटोरीनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा, किडनीज खराब हो जाएगी, एंड इंक्रीज यूरिन बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन यूरिन में भी निकलेगा, यूरिन एकदम येलो येलो होगा। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस में क्या चीजें होगी, सो असाइटिस हो जाएगा लीवर डैमेज की वजह से। डिक्रीज इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। फ्लूइड है पेशेंट की बॉडी में, बट वो सर्क्यूलेटिंग नहीं है, सराउंडिंग टिश्यूज में अक्यूमुलेटेड है, सो सर्क्यूलेटिंग ब्लड वॉल्यूम तो कम होगा। हाइपोकैल्सीमिया होगा, क्यों, मैंने बोला था एंडोक्राइन इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत काम आएगा। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया होगा, एंड हाइपरनेट्रीमिया। क्यों होता है, हम एंडोक्राइन फाइंडिंग्स देखो एंड रिलेट करो, एंडोक्राइन फाइंडिंग्स देखो एंड रिलेट करो। If यू हैव नॉट, excessive glucocorticoids, सॉरी, glucocorticoids increase થાય છે એટલે ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्रीज हो रहा है, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है, दैट इज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, तो उसकी वजह से होता क्या है, water वो retention, potassium वाटर excretion, रिटेंशन एंड, potassium and calcium excretion. यस, सो वाटर एंड सोडियम रिटेंशन होगा तो हाइपर नाइट्रेमिया होगा, पोटेशियम एक्सक्रीशन होगा तो हाइपोकैलेमिया होगा। एंड व्हाट अबाउट कैल्शियम, उसमें कैल्शियम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, मैंने आपको बोला था इजी एक ट्रिक, ग्लूकोज कैल्शियम पोटेशियम एंड सोडियम, वो याद रखना था। ग्लूकोज सोडियम इंक्रीज होता है, पोटेशियम कैल्शियम डिक्रीज होता है, इसीलिए हाइपोकैल्सीमिया हाइपोकैलेमिया। अब इसमें बोला है हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है या हाइपरनेट्रीमिया। हाइपर तो हमने देख लिया ड्यू टू हाई सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बट फ्लूइड अक्यूमुलेशन भी तो हो रहा है, सो डाइल्यूट भी हो जाएगा, तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है और एल्स हाइपरनेट्रीमिया भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देन हाइपोकैलेमिया होगा, पेरिफेरल एडिमा होगा, एंड वाटर रिटेंशन होगा। सो ये सारे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के डिस्टर्बेंसेस है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द फंक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। तो आगे आपको पता चलेगा। कार्डियोवेस्कुलर में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, कार्डियक डिसरिथमियास होगा, हार्ट रेट मतलब जो रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ कोलेटरल सर्कुलेशन, यस, जब पोर्टल सर्कुलेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो सारी जो वेसल्स है, वेन्स है, कैपिलरीज, आर्टरीज है, वो नैरो हो गए हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो गए हैं, फाइब्रस हो गए। सो हमारी बॉडी नई आर्टरीज एंड वेन्स जनरेट कर लेती है एंड नया सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज
कोलेटरल सर्कुलेशन डाइवर्ट हो जाएगा, अलग सर्कुलेशन स्टार्ट हो सकता है. सो दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ कोलेटरल सर्कुलेशन. फटीग होगा पेशेंट को. हाइपर काइनेटिक सर्कुलेशन, मतलब जो सर्कुलेशन हो रहा है वो ज्यादा स्पीड में हो सकता है. पेरिफेरल एडिमा होगा. पोर्टल हाइपरटेंशन होगा. एंड स्पाइडर एंजियोमा, मतलब वो वेसल्स की बात हो रही थी, वेसल्स डायलेट हो जाती है, ऐसे ब्लीड हो रही है वैसा लगेगा. सो स्पाइडर एंजियोमा होगा. हिमेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या होंगे, तो अनीमिया हो जाएगा पेशेंट को, बिकॉज सर्कुलेटिंग तो कम है. डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन. व्हाट इज दिस डीआईसी? व्हाट इज दिस डीआईसी? બ્લીડિંગ અને ક્લોટિંગ એક જ ટાઈમે થશે. Yes, it is a disorder in which bleeding and clotting occurs at the same time. Abnormally bleeding होगा, abnormally clotting होगा. This is a life-threatening situation. So, cirrhosis में DIC भी हो सकता है. Impaired coagulation होगा, yes sir. Clotting अच्छे से नहीं होगा. Splenomegaly हो सकता है. Thrombocytopenia. What is thrombocytopenia? Thrombocytopenia. What is thrombocytopenia? Low level of platelets. So वो भी होगा. नेक्स्ट, जीआई सिस्टम में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जीआई सिस्टम में? तो एब्डोमिनल पेन होगा, एनोरेक्सिया होगा, असाइटिस होगा, क्ले कलर्ड स्टूल्स होंगे, डायरिया होगा, इसोफेजियल वराइसिस हो सकते हैं सिरोसिस की वजह से. फीटर हिपेटिकस. व्हाट इज फीटर हिपेटिकस? You have seen this first time. What is fetal hepaticus? Any idea? Any guesses? एच पाइलोरी इन्फेक्शन में यूरिया ब्रीथ होता है. वैसे जो सिरोसिस ऑफ लीवर वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उनकी भी ब्रीथ एकदम फाउल स्मेलिंग होती है. सो उनकी ब्रीथ जो होती है, जो फाउल स्मेलिंग ब्रीथ है, उसके लिए हमने नाम रखा है फीटर हिपेटिकस. फाउल स्मेलिंग ब्रीथ ऑफ अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग सिरोसिस ऑफ लीवर. सो फाउल ब्रीथ आप बोल सकते हो, स्पेसिफिकली लीवर सिरोसिस में होगा. एच पाइलोरी इन्फेक्शन में यूरिया ब्रीथ होगा. फिर डीकेए में कौन सी ब्रीथ होती है? फ्रूटी ब्रीथ. फ्रूटी. सो सब में ब्रीथ अलग अलग होती है. सो इसके लिए हमने फीटर हिपेटिकस वर्ड रखा है. गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो सकता है, हेमरोइडल वराइसिस. यस, ईसोफेगस में वराइसिस हुए हैं, वैसे ही हेमरोइड्स भी हो सकते हैं. वो भी हेमरोइड्स या पाइल्स जो भी बोलो, उसमें भी डायलेटेड टॉर्टोस वेन ही होती है. हिपेटोमेगाली होगा, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर. हाइटल हर्निया हो सकता है. हाइपरस्प्लीनिज्म भी हो सकता है. स्प्लीन का फंक्शन एक्सेस हो जाएगा, सो ज्यादा आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगे. स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. ज्यादा आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगे, ज्यादा फिर बिलिरुबिन एक्सेस होता जाएगा. देन माल न्यूट्रिशन होगा, पेशेंट को नोजिया होगा. स्मॉल नोड्यूलर लीवर. सिरोसिस हो जाता है तो लीवर एकदम उसके ऊपर बबल्स 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 ऐसे नोड्यूल्स हो जाती है. यू कैन सी हियर इन द इमेज. देखो सिरोसिस कैसा दिख रहा है, सारा पूरा लीवर नोड्यूलर दिखेगा. तो लीवर भी एकदम नोड्यूलर हो जाते हैं, स्मॉल स्मॉल नोड्यूल्स हो जाएगी एंड वॉमिटिंग होगा. सो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है. पूरी सिस्टम बॉडी वाइज हमने साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे. ओके, इंटरवेंशन है खत्म कर दे कि कल करना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स इंटरवेंशन करनी है कंप्लीट कि कल करें? बोलो. કરી દો. अदर स्टूडेंट्स मेजोरिटी? कर दे दो. ओके, सो लेट्स कंप्लीट द इंटरवेंशंस. सो सिरोसिस में हमने सब देख लिया. सिरोसिस इंट्रोडक्शन देखा, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, सिस्टम वाइज पूरी बॉडी में क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे देख लिया. अब इंटरवेंशंस क्या करेंगे? वी कैन नॉट क्योर दैट, बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो देनी होगी, सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो देनी होगी. सो क्या कर सकते हैं? एलिवेट द हेड ऑफ बेड टू मिनिमाइज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. डिस्निया होता था तो उसके लिए हम हेड ऑफ द बेड एलिवेट करेंगे. If ascites and edema are absent and the client does not exhibit the signs of impending coma, a high protein diet supplemented with vitamins is prescribed. Yes, पेशेंट अगर स्टेबल है, सिरोसिस हो गया है बट पेशेंट को एडिमा नहीं है, फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं है, कोमा के लाइक सिम्टम्स नहीं है, तो पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देना है. आपने देखा होगा लीवर फेलियर वाले जो पेशेंट होते हैं उनको असाइटिस कम करने के लिए एल्ब्यूमिन दिया जाता है. क्यों? मैंने ये एक्सप्लेन किया है, शायद पीडियाट्रिक में ही किया था. हाँ, वो नहीं हो रहा है, बट एल्ब्यूमिन का क्या रोल है? फाइंड इट आउट. Why we are giving albumin?
whenever the patient experience रीनल फेलियर वाले, मतलब इन शॉर्ट फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाता है ऐसे बॉडी में, तब एल्ब्यूमिन क्यों देते हैं? सो एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, अगर पेशेंट स्टेबल है तो डायरेक्टली हाई प्रोटीन डाइट ही दो, तो एल्ब्यूमिन ना देना पड़े। इसीलिए पेशेंट अगर स्टेबल है तो फिर हम हाई प्रोटीन डाइट दे सकते हैं, अगर स्टेबल नहीं होगा तो एल्ब्यूमिन देंगे। प्रोवाइड सप्लीमेंटल विटामिन लाइक बी कॉम्प्लेक्स, सारे विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फॉलिक एसिड, थायमिन B1, थायमिन मीन्स सब कुछ हम देंगे। रेस्ट्रिक्ट सोडियम इंटेक एंड फ्लूइड इंटेक एज प्रिस्क्राइब, ऑलरेडी रिटेंशन है, सो सोडियम एंड फ्लूइड बंद करना होगा, रेस्ट्रिक्ट करना होगा। इनिशिएट एंटेरल फीडिंग्स और पैरेंटल न्यूट्रिशन एज प्रिस्क्राइब, एंड एंटेरल फीडिंग हम इनिशिएट करेंगे, पेरेंटल न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, डायूरेटिक्स देंगे कि जिससे असाइड्स क्लियर हो जाए, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ऑब्वियसली डायूरेटिक्स से सोडियम एंड पोटेशियम कम होगा, ऑलरेडी उनका पोटेशियम कम होगा, सो डायूरेटिक्स दोगे तो और ज्यादा कम होगा, तो फिर केसीएल भी देना पड़ेगा। केसीएल देने से पहले किडनी का फंक्शन चेक करना पड़ेगा, लीवर डैमेज है तो किडनी भी डैमेज नहीं होगी, सो ये सब कुछ चेक करना पड़ता है। देन मॉनिटर वेट क्लाइंट एंड मेजर एब्डोमिनल गर्थ डेली, डेली उसका वेट करना है, सेम स्केल, सेम क्लोथ, सेम टाइम, ये तीनों फॉलो करके डेली वेट करना है, एब्डोमिनल गर्थ चेक करनी है। मॉनिटर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, असेस फॉर प्री कोमा स्टेट, दैट इज ट्रेमर्स एंड डेलीरियम, कॉन्शियसनेस उसकी चेक करनी है, अगर एनसेफेलोपैथी हो गया तो धीरे धीरे पेशेंट कोमा में चला जाएगा, तो प्री कोमा स्टेट आपको कैसे पता चलेगा? ट्रेमर स्टार्ट हो जाएंगे, एस्टेरिक्स स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे पेशेंट डेलीरियम में चला जाएगा, मतलब उसको भ्रम होने लगेंगे, एबनॉर्मल मेंटल स्टेटस हो जाएगा। मॉनिटर फॉर एस्टेरिक्सिस, a coarse tremor characterized by rapid non-rhythmic extension and flexion in the wrist and fingers. एस्टेरिक्सिस क्या है? ट्रेमर्स है, मतलब वाइब्रेशन कैसा होगा? रैपिडली एक्सटेंशन फ्लेक्शन ऐसा होगा, सो उसको हम बोलेंगे एस्टेरिक्सिस। यू कैन सी हियर इन द इमेज, ये फर्स्ट इमेज है 49.5, वो एब्डोमिनल गर्थ कैसे लेनी है। सो जब भी आप मेजर करते हो एब्डोमिनल गर्थ, वहां पर मार्किंग्स करने हैं, सो नेक्स्ट शिफ्ट में या नेक्स्ट टाइम जब भी आप लो तो वो मार्किंग्स, फिर ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे लोगे तो एब्डोमिनल गर्थ अलग अलग आएगी, सो दोनों साइड मार्किंग्स करके एवरीडे वो ही जगह पर एब्डोमिनल गर्थ लेनी है एंड मेजर करना है। एंड एक 49.6 में आप देख रहे हो कि ऐसे ट्रेमर्स होगी, सो इसको हम बोलेंगे एस्टेरिक्सिस, मतलब हाथ ऊपर नीचे होगा, वाइब्रेशन होगा। नेक्स्ट है मॉनिटर फॉर फीटर हिपेटिकस, द फ्रूटी मस्टी ब्रीथ ओडर फॉर सीवियर क्रोनिक लीवर डिजीज। व्हाट इज फीटर हिपेटिकस? एक फ्रूटी मस्टी खराब स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, जिसको लीवर डिजीज होता है, तो उसको हम बोलते हैं फीटर हिपेटिकस। ये सब कुछ हम मॉनिटरिंग करेंगे, उसके लिए ट्रीटमेंट देंगे, मेन क्योर तो अब हम कर नहीं सकते। मेंटेन गैस्ट्रिक इंट्यूबेशन टू असेस द ब्लीडिंग, इसोफेगोगैस्ट्रिक बलून टेम्पोनेट कंट्रोल द ब्लीडिंग वराइसिस एज प्रिस्क्राइब्ड। हमने कॉम्प्लेक्स केयर में देखा था, एक स्पेशल टाइप की ट्यूब इंसर्ट की जाती है और उसको बलून इन्फ्लेट करेंगे तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, अगर ब्लीडिंग वराइसिस है तो हम ये कर सकते हैं। एडमिनिस्टर ब्लड प्रोडक्ट्स एज प्रिस्क्राइब्ड, मॉनिटर कोएगुलेशन लेबोरेटरी रिजल्ट्स एंड एडमिनिस्टर विटामिन के, ब्लीडिंग के लिए विटामिन के देंगे। और एल्स अगर नहीं हो रहा है, कोएगुलेशन स्टडी ज्यादा एबनॉर्मल है, तो हम क्लॉटिंग फैक्टर्स भी दे सकते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स वो भी दे सकते हैं अलोंग विद ब्लड प्रोडक्ट्स। देन एडमिनिस्टर एंटासिड्स एज प्रिस्क्राइब्ड, बिकॉज गैस्ट्राइटिस हो रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है, तो एंटासिड्स भी दे सकते हैं। एडमिनिस्टर लेक्ट्यूलोज एज प्रिस्क्राइब्ड व्हिच डिक्रीजेस द पीएच ऑफ द बॉवल, decreases the production of ammonia by the bacteria in the bowel and facilitates the excretion of ammonia. lactulose syrup आता है, वो देने से क्या होगा? इमीडिएटली स्टूल पास भी हो जाता है, पीएच भी कम हो जाती है, बिकॉज वो बहुत ही बेसिक होता है। सो इन शॉर्ट अमोनिया फटाफट निकल जाएगा बॉडी में से। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब्ड टू इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस इन द बैक्टीरिया एंड डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। यस, अमोनिया जीआई सिस्टम में प्रोड्यूस होता है, वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। सो हम एंटीबायोटिक्स देंगे तो जो गुड बैक्टीरिया है, मतलब जो अमोनिया प्रोड्यूस करते थे, वो बैक्टीरिया ही मर जाएंगे, तो अमोनिया भी प्रोड्यूस नहीं होगा। Avoid medication such as opioids, sedatives and barbiturates and any hepatotoxic medications or substances. Yes, opioids नहीं दे सकते, sedatives, barbiturates नहीं दे सकते, because पता नहीं चलेगा कि पेशेंट को एनसेफेलोपैथी हुआ उसकी वजह से कोमा में गया कि मेडिसिन की वजह से सीडेटेड हो गया, हमें पता नहीं चलेगा। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और वर्स हो जाएंगे डिप्रेशन होके, सो ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। कोई भी हिपेटोटॉक्सिक ड्रग नहीं देनी है जिससे लीवर खराब हो सके। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एब्स्टिनेंस ऑफ अल्कोहल इंटेक। अब तो बंद करना ही होगा, सिरोसिस हो गया तो पेशेंट को बोलना होगा कि अब
छोड़ना कंप्लीटली बंद करना है, अल्कोहल इंटेक कंप्लीटली बंद करना होगा। Then prepare the client for paracentesis to remove the abdominal fluid, उसके लिए paracentesis के लिए prepare करोगे। Prepare the client for surgical shunting procedures if prescribed to divert the fluid from ascites into the venous system. Shunting, shunt करना मतलब एक रास्ता क्रिएट करना। So डॉक्टर्स बार बार ascites होगा, लीवर सिरोसिस है तो कितनी बार आप पैरासिंथेसिस करोगे, बार बार ascites होगा, तो फिर डॉक्टर क्या करेंगे, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम ऑलरेडी कम है, अक्यूमुलेटेड ज्यादा है, तो डॉक्टर शंटिंग कर देंगे, सीधा जो असाइटिस का जो लीवर का मतलब पेरिटोनियल का फ्लूइड है वो डाइवर्ट करके सीधा वीनस सिस्टम में ही डाल देंगे, तो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम बढ़ेगा एंड वो कम हो जाएगा। तो शंटिंग के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं पेशेंट को, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ एनसेफेलोपैथी एंड टू कॉन्टेक्ट द पीएसएपी इफ दिस साइंस डेवलप। पेशेंट को सिखाना है कि एनसेफेलोपैथी के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, अगर आपको लग रहा है कि हो रहा है सो इमीडिएटली PSAP को नोटिफाई करना है। कोलैबोरेट विद हेल्थ केयर टीम टू हेल्प द क्लाइंट बी एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल। इसमें सारी सिस्टम अफेक्ट हो जाती है, सो हमें पूरा एक कोलैबोरेशन में काम करना होगा, दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स को टीम को अंदर इन्वॉल्व करना होगा कि जिससे जितना हो सके उतना पेशेंट इंडिपेंडेंट रह के काम कर सके। देयर इज नो क्योर फॉर सिरोसिस ऑफ लिवर, द लास्ट शॉट इज लिवर ट्रांसप्लांटेशन। लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी इतना इजीली नहीं होगा, तो तब तक पेशेंट को इसके साथ ही रहना पड़ेगा। सो पेशेंट को जितना हो सके उतना इंडिपेंडेंट बनाना है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए कोई मिल जाता है तो कर सकते हैं, वरना पेशेंट को ऐसे ही रहना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, बिकॉज देयर इज नो क्योर फॉर सिरोसिस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes. ओके, सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा हाइटल हार्निया, नो बीरियाट्रिक सर्जरी से देखा। बीरियाट्रिक सर्जरी मतलब ओबेस क्लाइंट में हम गैस्ट्रिक का कैपेसिटी कम कर देंगे, सो अल्टीमेटली उसकी ओबेसिटी कम हो जाएगी एंड ओबेसिटी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो रही थी वो कम हो जाएगी। फिर हमने उसके डिफरेंट टाइप्स देखे कि कैसे कैसे करते हैं, कौन से टाइप की बीरियाट्रिक सर्जरी की जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखिए सेम ही है, जीआई की सर्जरी है तो सेम ही होंगे, बाकी क्या ध्यान रखना है, डाइट का, खाना, पहले क्लियर लिक्विड सिर्फ 30 ml देना होता है, सो सब हमने वो ध्यान रखा। पेशेंट 6 वीक तक सिर्फ लिक्विड एंड प्यूरिड ही फूड खा पाएगा, सॉलिड फूड नहीं ले पाएगा। फिर पेशेंट को हमने सिखाया कि क्या आपको डाइटरी फंक्शन ध्यान रखना है, डाइट में क्या ध्यान रखना है बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद, वो हमने देखा। फिर हमने देखा हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया मतलब प्रोट्रूजन ऑफ जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम द डायफ्राम, डायफ्राम में से प्रोट्रूड होके थोरेसिक कैविटी में चला जाएगा, उसको हम बोलेंगे हाइटल हर्निया। उसका दूसरा नाम है इसोफेजियल हर्निया, डायफ्रामेटिक हर्निया उसके नाम है। ओके, उसकी क्यों होता है वो हमने देखा कि इन शॉर्ट मसल वीक हो जाते हैं। अब मसल वीक क्यों हुआ? एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा। एब्डोमिनल प्रेशर कैसे बढ़ता है? प्रेगनेंसी है, हैवी वेट लिफ्टिंग है, स्ट्रीनस एक्सरसाइज है, ओबेसिटी, ट्यूमर, वो सारे रीजन है। उसकी कॉम्प्लिकेशंस देखी कि अगर हाइटल हर्निया होगा तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उसके साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे। इंटरवेंशन सेम है जीईआरडी के हर्निया की, पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेडिकेशन देंगे, लास्ट में नहीं हो रहा है देन सर्जरी करेंगे विच इज फंडोप्लिकेशन। यस। फिर हमने देखा कोलेसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर। 3 उसके टाइप्स है, एक्यूट, क्रोनिक एंड एक्यूलस। एक्यूट में स्टोन की वजह से होता है, गॉल स्टोन की वजह से। क्रोनिक में मसल वॉल है, जो गॉल ब्लैडर की वॉल है वो खराब हो गई है, धीरे धीरे वो डैमेज हो रही है। एक एक्यूलस में ना वॉल डैमेज है ना स्टोन है, बैक्टीरिया गॉल ब्लैडर में आ गया है, इसी वजह से एक कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस हुआ है। उसके हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे। देन मर्फीज साइन, that is the hallmark sign, classical sign of cholecystitis. What is Murphy's sign? Okay, online students, what is Murphy's sign? What is Murphy's sign? पेशेंट डीप ब्रीथ नहीं कर सकते जा रहे हैं, एक्सर्नल से 10 से पास डाउन, 10 से बिलो हेपेटिक मार्क्स बिकॉज ऑफ हाँ, पेन। यस, जब हम पाल्पेशन करेंगे, रिब से नीचे आए, जब हिपेटिक मार्जिन पर आए एंड हम पेशेंट को बोले कि टेक अ डीप ब्रीथ, patient will not be able to take a deep breath because of pain, so that is a positive Murphy's sign. Then अगर acute cholecystitis है मतलब obstruction भी है तो choledolithiasis, that is a gallstone, तो उसके भी sign and symptoms दिखेंगे। so jaundice, dark orange foamy urine,
स्टूल भी एकदम क्ले कलर होगा, स्टिएटोरिया प्रूरिटस, ये उसके साइन एंड सिम्टम्स है। फिर हमने इंटरवेंशन देखिए, जो भी है, सिस्टाइटिस है तो एनपीओ कर देंगे, आईवी फ्लूइड से देंगे, नोजिया वोमिटिंग बहुत कॉमन है, स्टोन है तो उसको रिमूव करने के लिए हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल, नॉन सर्जिकल में ईआरसीपी होता है एंड लिथोट्रिप्सी जो वाइब्रेशंस का यूज करके ब्रेक करता है वो। सर्जिकल में कोलेसिस्टेक्टोमी कर सकते हैं और एल्स कोलेडोकोलिथोटोमी, मतलब कोलेसिस्टेक्टोमी रिमूवल ऑफ होल गॉल ब्लैडर, कोलेडोकोलिथोटोमी मतलब रिमूवल ऑफ स्टोन। आइडियली लेप्रोस्कोपी मेथड यूज करते हैं। फिर हमने उसके पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखे कि सर्जरी के बाद आइडियली क्या ध्यान रखना पड़ता है। फिर ऑलवेज जब कोलेसिस्टेक्टोमी होगा या ऐसा कुछ सर्जरी होगा तो डॉक्टर्स टी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। टी ट्यूब क्या है, उसकी केयर कैसे करनी है, वो पेशेंट को भी सिखाना पड़ेगा, बिकॉज पेशेंट डिस्चार्ज होगा तो टी ट्यूब के साथ ही डिस्चार्ज होगा, तो उसको भी घर पे उसकी केयर करनी होगी, तो पेशेंट को सिखाना होगा कि केयर कैसे करनी है। सो हमने उसके इंटरवेंशन देखे। फिर हमने देखा सिरोसिस ऑफ लीवर, मतलब लीवर परमानेंट डैमेज हो गया है, उसको हम सिरोसिस बोलेंगे। क्यों होता है, मेन कॉज क्या है, एक तो अल्कोहल कंजप्शन, नेक्स्ट NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। दिस इज सो कॉमन, इवन छोटे छोटे बच्चे अभी के 10-12 years के चिल्ड्रन, दे आर सफरिंग फ्रॉम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बिकॉज ऑफ दिस पैकेज फूड, सारे पाम ऑयल वाले, वो खा खा के उनको अभी से इतनी छोटी एज में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो रहा है। एंड अनदर इज नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। इन शॉर्ट दो ही रीजन है मेन, फैटी फूड एंड अल्कोहल, दो मेन रीजन की वजह से होता है। फिर उसकी हमने कॉम्प्लिकेशंस देखी सिरोसिस की, पोर्टल हाइपरटेंशन, असाइटिस, ब्लीडिंग इसोफेजियल वराइसिस, कोएगुलेशन डिफेक्ट्स, जॉन्डिस, पोर्टल सिस्टमिक एंसेफेलोपैथी, हेपेटोरीनल सिंड्रोम। इसके मतलब आपको पता होने चाहिए वर्ड्स के, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्मिनोलॉजीज, वो हमने उसकी कॉम्प्लिकेशन देखी एंड सिस्टम वाइज साइन एंड सिम्टम्स देखे। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी कैन नॉट रिमेंबर द होल साइन एंड सिम्टम्स। सो इसमें क्या करना है, जब भी क्वेश्चन रीड करो ऑप्शंस में सिम्टम्स दिए गए हैं, so we have to think whether it is possible in cirrhosis of liver or not, because we cannot remember each and every sign and symptoms, वरना सब मिक्स हो जाएगा। so जब सिम्टम्स दिए गए हो तो सिंपली सोचना है, सिरोसिस ऑफ, आपको पूरी पैथोफिजियोलॉजी पता है कि ऐसा होता है, ये डैमेज होता है, ये सब होता है, so ये साइन एंड सिम्टम्स पॉसिबल है या नहीं, इफ इट इज पॉसिबल देन इट इज अ साइन ऑफ सिरोसिस। तो ऐसे स्मार्ट वर्क करना होगा। फिर हमने इंटरवेंशन देखी, देयर इज नो क्योर फॉर दिस डिजीज, ओनली लिवर ट्रांसप्लांटेशन कैन बी डन, बट तब तक हमें पेशेंट को सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट देनी होगी। इसमें विटामिन की के सप्लीमेंट्स नहीं बताएगा, बट वी कैन ऑल्सो गिव दैट। अगर पेशेंट की किडनीज हेल्दी है, किडनीज खराब है तो फिर विटामिन के भी नहीं दे सकते, एंड विटामिन के हाइपोकैलेमिया की वजह से भी कार्डियक डिसरिथमियाज होकर पेशेंट मर सकता है। बट ये सारा प्रॉब्लम हमें सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना होगा, जो भी पेशेंट के सिम्टम्स है उसके लिए हम मैनेजमेंट करें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? No, ma'am. Okay, then see you tomorrow at 9 a.m. Thank you.